तो यार मैंने बहुत सुना है कि ओटीए एक ऐसी एकेडमी है ना, जिसके जो अंदर है वो बाहर आना चाहता है और जो बाहर है वो अंदर जाना चाहता है। कि जीडी तो ऐसे ही बदनाम है। असली फिश मार्केट तो जीपी है। जीडी में तो कोई फिश मार्केट ही नहीं बनता, लोगों के पास पॉइंट्स ही खत्म हो जाते हैं, सब एक दूसरे का मुंह देख रहे होते हैं कि अरे क्या अच्छा है, तुम बोलोगे, पता नहीं वो वेट करते रहते हैं कि हाँ। वो जो लखनवी नवाब वाला होता है कि पहले आप वाला हो जाता है लास्ट तक। जीपी में ऐसा होता है, सबके पास कुछ ना कुछ बोलने को है, टाइम इतना कम है। सब सॉल्यूशन देना चाहते हैं और सब सॉल्यूशन रिपीटेटिव देना चाहते हैं। एक बार ट्राई किया, गिर गया, ठीक है। दोबारा ट्राई किया, दोबारा ट्राई करते ही मेरे जूते का सोल जो स्लिप कर गया और मैं चेस्ट के बल गिर गया और एकदम वो लकड़ी पे गिर पोल्स पे गया। गिरा क्या? हाँ, पोल पे चेस्ट के बल गिर गया सीधा। और बहुत तेज चोट लगी, बहुत ही तेज अरे चोट लगी, मतलब मुझे भाई। लगा कि पसली चली गई। ऐसा। तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में मेरा दोस्त सिद्धार्थ मुखर्जी आया हुआ है और वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा अपने रिकमेंडेशन का फॉर एसएससी टेक एंट्री। और अभी ओटीए ज्वाइन करने वाला है। तो सबसे पहले यार ये बता कैसा है, बहुत बहुत अच्छा हुआ अभी तक तो। कैसा फील कर रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल यार कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि हम लोगों ने साथ में थैंक यू भाई। एसएसबीज देखी है और लंबा सफर रहा है साथ तेरा, में। उसकी जर्नी के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो पहले थोड़ी सी फीलिंग्स बता दे कि एकेडमी ज्वाइन करने से पहले अभी तेरे दिमाग में क्या चल रहा है, नींद आ रही है कि नहीं आ रही है? नहीं, एक्साइटमेंट प्लस एंग्जाइटी का एक मिक्स फीलिंग है। और रोज इसी चीज का एंग्जाइटी भी रहता है कि पता नहीं कैसे कैसे चैलेंजेस फेस करने हैं, और फिर इस चीज का एक्साइटमेंट भी होता है कि सब ग्रुप में भी फेस करेंगे तो मजा भी आएगा, तो यही है। तो यार मैंने बहुत सुना है कि ओटीए एक ऐसी एकेडमी है ना, जिसके जो अंदर है वो बाहर आना चाहता है और जो बाहर है वो अंदर जाना चाहता है। तो अभी सीनियर से बात तो हो ही रही होगी, एक तो सूर्यकांत ही हाँ अपना। तो क्या बात चल हाँ। रही है उनसे? बस यही सब कि तैयार हो जाओ, तेल वेल लगा के रखो हाथ पैर में। मतलब वेलकम टू द खेला हो हॉल बे, ऑफ पेन खेला का हो बे। कल्चर है। हाँ, खेला हो भी पूरा। तो यार सही से मस्त ट्रेनिंग करना। ठीक है, ज्वाइनिंग लेटर तो आ ही गया होगा, जी। है ना? हाँ 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 हाँ, जॉइनिंग यार लेटर थोड़ी सी इंस्ट्रक्शन सब आवाज कुछ। देखना, माइक पे तू बोल सके तो कोशिश करना माइक थोड़ा सा सामने रखे, है ना? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। ये ज्यादा बेटर है। ऐसे कर लेता हूँ फिर मैं इसको, और कोई हाँ ऑप्शन ये, नहीं है मेरे पास। हाँ ये ठीक हाँ है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ आवाज आना जरूरी है। हाँ, श्योर श्योर श्योर, हाँ। तो यार सबसे पहले ना सिद्धार्थ अपने आपको इंट्रोड्यूस कर दे, जो हमारी ऑडियंस है। ठीक है, अपनी जर्नी के बारे में बता दे, कैसे कैसे क्या हम्म, क्या दिन तूने देखे हैं, ठीक है, रिकमेंडेशन हासिल करने से पहले, एकेडमी का ज्वाइनिंग लेटर हाथ में आने से पहले। हाँ। ओके ओके। सो मेरा नाम सिद्धार्थ मुखर्जी है, एज अंकुर भैया ने ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर दिया। 9 अटेम्प्ट्स लगे मुझे एसएसबी क्लियर करने में। मैं वाराणसी से बिलोंग करता हूँ, नेटिवली बॉर्न एंड रेज्ड यहीं पे। और बस ऐसे ही जॉब कर रहा था इन्फोसिस में। और रोज यही हर बार यही लगा रहता था कि यार इस बार वाला एसएसबी आया तो इसमें निकल जाए कुछ, थोड़ा इस बार बेटर कर दे पहले से। तो यही है, जर्नी ऐसी चल रही थी। 2021 में मैंने पहला अटेम्प्ट दिया था, एक्चुअली 2020 में ही पहला अटेम्प्ट होना था। पर उस टाइम पे थोड़ा कुछ फैमिली इश्यूज वगैरह हो गए थे, तो वो वाला अटेम्प्ट मैं दे नहीं पाया था, उसका सेकेंड वाला 2020 के सेकेंड हाफ में। फिर 2021 का फर्स्ट हाफ था, तो तब जाके मैंने पहला दिया था अटेम्प्ट। और उसके बाद सारे मेरे एंट्रीज जो थे वो या तो सीडीएस आईएमए, सीडीएस ओटीए, या एसएससी टेक या टीजीसी, पूरे आर्मी के ही थे। तो इसके भी लेके बहुत कहानी हुई एसएसबीज में। तो ये रहा मेरा, मेजरली यही जर्नी रहा है। अच्छा यार, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तूने जैसे अभी ये फैक्ट बताया अपने बारे में कि तू कभी एयरफोर्स की और नेवी के एसएसबी ही नहीं गया। तो क्या तेरे हाँ, दिमाग में क्या चल रहा था भाई? बस वही जो बहुत सारे लोगों के मन में ये गलत फहमी रहती है कि यार नहीं, हम तो इसी में जाएंगे, कोई एक सर्विस पहले से चूज करने वाली। तो वो मिसकॉन्सेप्शन मेरे भी दिमाग में था। और अब मतलब लेटर लेटर ऑन जब तक मैं उसको ठीक कर पाता, तब तक मेरी एंट्रीज मैक्सिमम खत्म ही हो रही थी। नेवी की तो कोई बची नहीं थी। एफ कैट बची थी बस, एफ कैट दिया था। और बाकी आर्मी की जो अपनी टेक एंट्रीज है वही बची थी। तो यही दिमाग में था कि यार जाएंगे तो आर्मी जाएंगे, अपने फैमिली में आर्मी वाले हैं, तो उनको देख के ज्यादा ही मोटिवेट हो गए कुछ। तो आई टोटली सजेस्ट अगेंस्ट इट। जो भी है एंट्रीज सब में जाना चाहिए सबको। चलो यार, डिटर्मिनेशन जो आर्मी को ज्वाइन करने की थी, ऑफिसर्स भी देखते होंगे एसएसबी में कि भाई ये तो कोई और एसएसबी देता ही नहीं है, इसको तो लेना जरूरी है। कहीं और हाँ, जाएगा नहीं है। काफी काफी ट्रिकी था वो। हर हर एसएसबी में ऑलमोस्ट मेरे से पूछा गया लास्ट लास्ट में कि यार तुम्हारे इतने सारे अटेम्प्ट्स हो गए और जहाँ देखो भैया आर्मी लिखा हुआ है, कोई और एंट्री नहीं है।
तो एक बार तो मेरे से एक जीटीओ साहब ने पूछ भी लिया था कि हैव यू रिटन ऑल योर एंट्रीज, हैव यू मेंशन्ड। उनको लगा होगा शायद, क्या पता इसने कुछ कोई छुपा रहा है एंट्री भाई। गोल तो नहीं मार दिया। वो हाँ। चलो बढ़िया है भाई। सिद्धार्थ भाई बड़ा अच्छा लगा यार, तुम्हारी एक गुड न्यूज देख थैंक के। यू हम सर। लोगों ने साथ में एसएसबी में 5 दिन बिताए थे भोपाल में। ठीक है, हम लोग वहां पे साथ में हाँ कॉन्फ्रेंस आउट हुए थे, वो जो दर्द था साथ में सहा था हम लोगों ने। बहुत डिस्कस भी हाँ किया था, याद है तेरे को वो जो हम लोग बैडमिंटन कोर्ट के बगल में बैठ के दुखड़ा गा रहे थे अपना हाँ कि भाई हाँ क्या हाँ, जो कॉर्पोरेट में जाना है यार। वो हर बार की प्रथा जो होती है, एक दिन पहले वाली, जिस दिन कॉन्फ्रेंस होना होता है उस कॉन्फ्रेंस से दिन रात पहले। में बैठ के और सारे बैठ जाते हैं, शाम से चालू हो जाता है, अरे यार कल से फिर वही एटलीस्ट एसएसबी में कुछ तो हो रहा था। कुछ अच्छे अभी मतलब कल एक से फिर वाइब्स बहुत अच्छी आती हैं कि आसपास जो लोग हैं हाँ, सब लोग डिफेंस के लिए मोटिवेटेड है भाई। राइट 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 राइट, सेम माइंडसेट वाले लोग मिल जाते हैं तो एक अलग एनवायरनमेंट में फिर आदमी चाहता है कि वहां से बाहर आके फिर वही कॉर्पोरेट वाली लाइफ कौन परस्यू करना चाहता है, ये हो जाता है फिर। एग्जैक्टली यार, एग्जैक्टली। तो यार बड़ा मजा आया यार तेरी ये खुशखबरी देख के। चलो अब शुरू करते हैं कि तेरी जो बिल्कुल एसएसबी की बिल्कुल। ये पर्टिकुलर जर्नी थी इसके बारे में हम लोग जानेंगे। हम लोग वेरियस चीजें डिस्कस करेंगे। लाइक सबसे पहले स्टेज 1 के बारे में डिस्कस करते हैं, फिर हम लोग स्टेज 2 के बारे में जानेंगे। तो स्टेज 1 में यार सबसे पहले बता, तेरे 9 अटेम्प्ट हो गए टोटल, तो कितनी हम्म। बार तू स्क्रीन इन हुआ और कितनी बार स्क्रीन आउट? मैं 7 बार स्क्रीन इन हुआ हूँ, एक बार डॉक्यूमेंट आउट हुआ हूँ, एक बार स्क्रीन आउट हुआ हूँ। डॉक्यूमेंट आउट कैसे हो गया भाई? एक्सपीरियंस होल्डर। डॉक्यूमेंट आउट का ऐसा चक्कर था ना कि उस बार थोड़ी सी टीजीसी की जो कट ऑफ थी वो ट्रिकी आई थी। तो अच्छा। जैसे था कि आप तो जानते ही हैं कि जो हम लोग भरते हैं वहाँ इंडियन आर्मी वाले वेबसाइट में, वो कुछ और होता है और हमारा एक्चुअल सीजीपीए कन्वर्जन के बाद कुछ और हो जाता है। हाँ तो जनरली जो ट्रेंड मैंने देखा है कि लोगों के उसमें कुछ रिडक्शन आता है, 0.45% का कुछ रिडक्शन आ जाता है। हाँ। मेरे साथ भी ये चक्कर था कि मेरा जो उसमें बन रहा था वो 77 से ऊपर बन रहा था और कट ऑफ 77 गई थी सीएस की टीजीसी की। मुझे अच्छा। कॉल तो आ गया और मैं चला भी गया कि यार चलो कुछ नहीं तो कुछ नहीं ट्राई तो कर लेते क्या हैं। पता, ट्राई कर लेते हैं। इवन दो ये मेरे को बहुत अच्छे से क्लियर था कि यहाँ मर्सी नाम की कोई चीज तो होती नहीं है। कोई चीज नहीं तो होती भाई, कोई चीज नहीं होती। बिल्कुल, तो मैंने फिर भी सोचा कि चलो देख लेते हैं कुछ तो, बैंगलोर वो भी मेरे घर से इतना दूर, बैंगलोर गया मैं, फिर वहां बैंगलोर स्क्रीनिंग हुआ, डॉक्यूमेंट फिर आउट हो गया। फिर गया हुआ स्क्रीन होने के बाद फिर उन्होंने डॉक्यूमेंट चेक कर रहे थे, लास्ट बार में लिखा हुआ था वो बीटेक का परसेंटेज। मैं मना रहा था एकदम, सारे मंत्र जो मुझे आते थे मैंने पढ़ दिए थे कि ये ओवरलुक हो जाए, बस ये ओवरलुक हो जाए। वो वहां जाके फंस गए, वो कैलकुलेट करके बोलते तुम्हारा तो 0.2% कम आ रहा है। मैंने बोला सर वो कन्वर्जन के बाद ज्यादा आ जाता है। तो बोले कन्वर्जन कौन सा लगा रहे हो तुम? बोले सर ये आर्मी वाला कन्वर्जन है। बोले नहीं तुम्हारा कॉलेज का कहाँ है? तो वो देख के फिर उन्होंने बोला नो नो यू कांट बी अलाउड करके फिर घर भेज दिया। जो तो मतलब स्क्रीन इन हो गया था इस बैंगलोर वाली में? हाँ उसमें भी स्क्रीन हो अरे गया था, भाई मैं ये तो डॉक्यूमेंट आउट हो और गया। बड़ा दुख है भाई, जो दुख हाँ दर्द पीड़ा को मल्टीप्लाई कर देगा भाई, कि डॉक्यूमेंटेशन या मतलब स्क्रीनिंग से पहले तुम डॉक्यूमेंट आउट हो जाओ वो भी दुख है, लेकिन स्क्रीनिंग हम्म, होने के बाद तो डेट वेट नहीं दी क्या तेरे को कि इस डेट के बाद? अरे हाँ, तेरा तो परसेंटेज का इशू था तो परसेंटेज क्या का ही था हो जाएगा। डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट नहीं रहता तो शायद डेट देते, लेकिन परसेंटेज तो अब क्या ही होगा उसका। कुछ नहीं हो बाहर सकता। वाले भी शौक थे, जब मैं अंदर रुक गया था और बाहर लोग चले गए थे, फिर मैं एकदम लास्ट में बाहर आया तो उन्होंने देखा अरे ये तो हो गया था, ये ये कहाँ से हमारे बाहर साथ आ क्यों रहा बाहर आ रहा है? है। तो मतलब उस बार का एक्सपीरियंस काफी मैं कहूंगा सरप्राइजिंग तो नहीं था, डिसहार्टनिंग था कि यार लक नहीं चला, तो ये था। चलो यार, तब भी मतलब तेरे को पता था कि परसेंटेज कब में है, तब भी तू स्क्रीन इन हो गया। मतलब यू हैव अ नॉलेज अबाउट हाउ टू वर्कआउट स्टेज 1। ठीक है। तो हाँ तेरा मतलब 7 बार तू स्क्रीन इन हुआ है आउट ऑफ 9 टाइम्स, है ना? हाँ, मतलब तो 8 हो गया ले देके, हाँ 8 मान लेते हैं, है ना? डॉक्यूमेंट आउट हटा, हाँ लेके डॉक्यूमेंट आउट लेके, हाँ। तो मतलब स्क्रीन आउट हुआ भी है कि नहीं? मतलब क्या डॉक्यूमेंट आउट वाला तो क्या ही माने, उसको स्क्रीन ही नहीं मानते हैं। हाँ एक बार स्क्रीन आउट हुआ हूँ, एक बार पहले वाले अटेम्प्ट में स्क्रीन आउट हुआ। अच्छा अच्छा। तो यार शुरू करते हैं हम लोग स्टेज 1 से। ठीक है। हाँ। तो स्टेज 1 में तेरा इस बार ये जो एसएसबी थी, इसमें कैसे क्या हम्म। रहा था? इस बार ओआईआर जैसे हमारा तो रहता है रिपीटर्स बड़े वाले, तो ओआईआर के बारे में सोचते भी नहीं है। एक हाँ। दिन पहले कुछ देख लेते हैं यार डाइस का क्या रूल था, तो वैसा। बट हाँ आई वुड सजेस्ट कि कोई ऐसा ना करे, क्योंकि कई बार सरप्राइज हो जाता है। वो आजकल ओआईआर में भी सेट्स काफी डिफिकल्ट डिफिकल्ट आ जाते हैं कभी कभार, तो अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है, तो ओआईआर सबको कर लेना चाहिए। तो ओआईआर में मेरा वही था, थोड़ा नेग्लिजेंस था, लेकिन अच्छा हुआ कि वो हिट हो गए सारे क्वेश्चंस अच्छे से, तो ये था।
उसके बाद जब गए तो फिर पीपीटीटी आई हर बार की तरह। और जैसे मेरे दिमाग में थोड़ा सा मैंने पहले से थोड़ा सा बना रखा था स्ट्रेटेजी कि कैसे कैसे इसको ब्रेक डाउन करना है, क्या करना है। तो पिक्चर आई थी। और इस बार जो है हमारी पिक्चर आई थी, एक स्केच को लेकर के कुछ पिक्चर आई थी। एक कैरेक्टर स्केच कर रहा था और सामने एक कैरेक्टर बैठा हुआ था, ये था। तो जैसे हर बार की तरह ऐसा था कि ठीक है, पिक्चर परसीव कर लेने के बाद 30 सेकंड्स तक तो कुछ पेन वेन छूना नहीं है, कुछ नहीं करना है। डेलिबरेटली उसको परसीव कर लिया। परसीव करने के बाद कुछ कुछ डिटेल्स निकल के आ जाती है उसमें से। जैसे फोरग्राउंड में जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी, जैसे अपनी ये स्केच वाली जो पेंटिंग की जो वो थी, पेजेस थी, कैनवस था, वो आ गया। फिर वो स्केच के लिए जो हाथ में जो ब्रशेस होते हैं वो आ गया। वो कुछ स्ट्रोक बना रहा था उसमें, वो चीज समझ में आ गई। तो इससे काफी सारी चीजें ऐसे डिड्यूस हो गए कि हाँ, स्केच के रिलेटेड ही बनेगा। मतलब मोस्टली लोग अगर सही बनाते हैं तो थीम इसके आसपास ही रहेगा। तो उसी हिसाब से स्टोरी भी ठीक ठाक बन गई थी। फिर बाहर गए, वही अपना जो चलता है 1-1.5 घंटे बाद अपना आता है आराम से, बड़े रिपीटर्स का कि लाइन में लगाए रहो। इतनी देर में आदमी 2 बार पढ़ के 2 बार भूल भी जाता है स्टोरी कि क्या था हम्म। यार, क्या था करके। बट एनीवे ऐसे अंदर फिर गए और हो गया। मतलब वो नरेट हो गया। फिर जीडी में भी अच्छा पार्टिसिपेशन हो गया, 2-3 लोगों का कॉमन थीम हम लोग का बन रहा था, वही स्केच का। तो वो इंक्लूड हो करके ठीक ठाक सी कॉमन स्टोरी बन गई। तो इस बार का तो ये था। तो यार तेरी स्टोरी क्या थी, तूने क्या बनाई थी? स्टोरी मैंने इसके अराउंड बनाई थी कि क्योंकि स्केच ऑब्जर्व किया था और मेरे दिमाग में टेक से रिलेटेड बहुत सारे ये सब आते रहते हैं। मतलब मैं थोड़ा पढ़ता रहता हूँ, शार्क टैंक वगैरह देखता रहता हूँ, तो बार बार दिमाग में स्टार्टअप वगैरह का कुछ आता रहता है। तो मेरे दिमाग में कुछ स्टार्टअप का ही आया था कि वो जो है उसने एक उसका हॉबी था स्केच बनाने का। तो उसके फ्रेंड ने उसको सजेस्ट किया कि तुम इससे कुछ एक्स्ट्रा अर्निंग्स कर सकते हो। तो उसने स्केच वगैरह बना करके फिर एक आईटी कंपनी में काम करता था, तो अपने फ्रेंड के साथ मिलकर के उसने एक बेसिक लेवल का वेबसाइट डिजाइन करा, ये एंगुलर रिएक्ट वगैरह यूज करके। और डेटाबेस वगैरह पीछे सेटअप करा। तो थोड़े डिटेल्स वगैरह इंक्लूड करने से वो हो जाता है कि स्टोरी हाईटेक आपकी हाईटेक थोड़ी स्टोरी। वेल वेल डिफाइंड लगती है। हाँ हाँ, वेल डिफाइंड लग जाती है स्टोरी। तो यही स्टोरी थी। फिर इसी को नरेट करेगा। हाँ, इसमें कुछ और भी एलिमेंट्स मैंने ऐड कर दिए, जितना मैंने लिख पाया। कुछ कुछ जैसे एक आध लाइन छूट जाते हैं, तो जैसे वो खुद ही बोलते हैं कि इफ यू हैव मिस्ड एनी लाइंस यू कैन ऐड। तो लेटर में उसमें मैंने फिर एक आध दो लाइंस ऐड कर दिए थे। बट मोर और लेस उस लाइन तक तो पहुंच ही नहीं पाया, वो तो नेक्स्ट पहले ही बोल दिया था। तो हाँ। वो भी है। वो, वो हाँ तो उनको एक बार आइडिया मिल गया तो उनके लिए काफी है भाई। कि भाई उसको हाँ वो हाँ आइडिया थोड़ी सी तुम्हारी 4 लाइन पढ़ सुनेगा ना, तो उसी में समझ आ जाता है कि इस बंदे में बात है कि नहीं है। हाँ। मोस्टली मैंने देखा है नेक्स्ट ये दो ही लोगों को बोलते हैं, जो मेरे परसेप्शन के हिसाब से जो मुझे लगता है कि एक तो यार जो बीटिंग अराउंड द बुश करते हैं कि वो भूल गए, स्टोरी बोलते बोलते फिर भूल गए, और वो कुछ डिस्क्राइब करते रह जाते हैं और वो डिस्क्रिप्शन जो है रेलिवेंट नहीं रहता, फिर तो नेक्स्ट बोल देते हैं। या तो उनका जिनका जैसे आपने बताया कि हाँ इनका आइडिया लग गया है कि आगे कैसे जाने वाला है, तो बोलते हैं ओके चलो नेक्स्ट। तो आई थिंक ये था, तो मेरा सेकंड केस में आ गया था, लकीली तो हो गया। चलो। तो यार मतलब एक अगर तू समराइज करना चाहे तो तेरा अप्रोच क्या हम्म रहता है स्टेज 1 को लेके, जिससे कि जो अभी बंदे प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनके दिमाग में क्या हम्म रहना चाहिए OIR और PPDT को लेके? क्योंकि तेरा तो भाई अच्छा। बहुत अच्छा रेशियो रहा है स्क्रीनिंग और थैंक यू। कॉन्फ्रेंस का। तो क्या तेरा अप्रोच रहता है? अच्छा। तो यही लकीली ये थोड़ा पीपीडीटी में फोकस ज्यादा हो गया था मेरा, क्योंकि ओआईआर समझ गया था। जनरली हम लोग इंजीनियरिंग वाले होते हैं तो ओआईआर वगैरह तो अपनी निकल ही जाती है कैसे कैसे, 1 या 2 रेटिंग तक तो हो जाती है। स्टिल आई वुड सजेस्ट कि सब लोग को ओआईआर तो प्रैक्टिस करके ही जाना चाहिए। और ओआईआर निकल जाए तो उसके बाद आप फोकस करो पहले तो पूरे एसएसबी में। मैं सजेस्ट करता हूँ कि हर एक चीज को अलग अलग हिस्से में बांट लेना चाहिए, मतलब प्रॉब्लम्स को सब प्रॉब्लम में तोड़ने वाली बात। तो पीपीडीटी को, या जैसे मैं कहूँ कि स्क्रीनिंग, इनको एक एक पूरे मॉड्यूल में नहीं रखना चाहिए। उसको तोड़ के करना चाहिए कि ओआईआर अलग हो गया, फिर पीपीडीटी अलग हो गया, फिर ओआईआर को कर लो तो फिर पीपीडीटी को बांट लेना चाहिए कि चलो ये हो गया हमारा ऑब्जर्वेशन फेज, जब हम पिक्चर को 30 सेकंड तक ऑब्जर्व करेंगे। फिर 4, 4.5 या 1 मिनट 5 मिनट तक जो भी लिखने का रहता है, उस 5 मिनट तक आप लिखने को डिवाइड करो कि हाँ मैं इतने में इसका कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन करूंगा, फिर इतने में मैं प्रॉब्लम को इंट्रोड्यूस कर दूंगा अपने स्टोरी में, और इतने में मैं इतने सारे एक्शंस लिख दूंगा, फिर लास्ट में कंक्लूजन लिख दूंगा। जैसे होता है कि प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर वाला जो हम फॉलो करते हैं जनरली, सारे रिपीटर्स वगैरह को पता ही रहता है। तो आई थिंक ये वाला अप्रोच फॉलो करना चाहिए कि आप ये करो, ऑब्जर्व करो, फिर स्टोरी राइटिंग करो, इसका अलग फेज रखो, और उसके बाद लास्ट में नरेशन करो, और नरेशन के बाद ग्रुप डिस्कशन। तो ये 4 फेजेस में पीपीटीटी को बांट के तैयारी करनी चाहिए। और सबकी अलग अलग अपनी अपनी तैयारी है। जैसे आप राइटिंग आपकी स्लो है तो आप थोड़ा ज्यादा राइटिंग वगैरह प्रैक्टिस करिए, 5 मिनट टाइम वगैरह देख करके। तो आप स्टोरी लिखने में फिर आप एबल हो जाएंगे उतनी देर में।
और फिर नरेशन में अगर आपकी कुछ कमजोरी है, अगर आपका वॉइस वगैरह ठीक नहीं है, तो शीशे वगैरह के सामने बैठ के, जैसे हमें स्टैंडर्ड हमें सिखाए जाते हैं कि हाँ यार ये कर लो ये कर लो, सबसे ये सब हमें मिलते रहते हैं टिप्स, तो ये कर लेना चाहिए। और जीडी में जैसे होता है कॉमन एक, मतलब टीम के लिए भला रखने वाला जो थीम अगर दिमाग में रहे कि नहीं, टीम को एक टीम तक ले जाना है। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, उनको लगता है कि जो मुझे परसेप्शन है इस चीज का, कि अपने थीम को पुश करो तो कुछ अच्छा होगा, बट आई डोंट थिंक कि ये वर्क करता है। वो दैट ओनली एंड्स अप इन अ फिश मार्केट सिचुएशन। वहां पे आपको टीम अगर फिश मार्केट सिचुएशन में जा भी रही है, तो आई थिंक लोगों को प्रैक्टिस करना चाहिए इस चीज का मन में ही, सिमुलेट कर करके कि कैसे कैसे क्या कर सकते हैं कि टीम को एक कॉमन थीम पे ले आए। अच्छा यार, तू बता रहा था मुझे ना कि जो हम्म, जीडी का पार्ट होता है, बहुत सारे बच्चे होते हैं यार, वो मुझसे बोलते हैं कि यार सब कुछ तो ठीक है, नरेशन हम लोग अकेले देने वाले हैं, वो हमारे हाँ हाथ में है, ठीक है, स्टोरी हम हाँ लोग हाँ। खुद बनाने वाले हैं, वो भी कर लेंगे, लेकिन जीडी हमारे हाँ। हाथ में नहीं है। तो मैंने हम्म, तुझे देखा है, तूने इतना अच्छा रिकॉर्ड है तेरा, तो तेरे पास जीडी हम्म। को हैंडल करने की कोई तो ट्रिक है, ठीक है, तो वो उस ट्रिक के बारे में कुछ बता। अच्छा, ट्रिक तो ऐसी कुछ खास नहीं है। मतलब यही है कि नरेशन जितना, नरेशन पे काफी जीडी मैटर करता है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि नरेशन से, जैसे हम लोग जानते हैं, हम लोग वहां बैठे होते हैं, तो आपने भी एक्सपीरियंस किया है, मैंने भी एक्सपीरियंस किया है कि हम जनरली उन बंदों की बातों को ज्यादा ध्यान से सुन रहे होते हैं जो थोड़ा ऐसा लगता है कि हाँ नहीं, काफी कमांडिंग है, काफी अच्छे से नरेट कर रहा है। तो हम उसका रेपुटेशन अपने दिमाग में पहले ही बना लेते हैं कि हाँ यार ये काफी अच्छा है, तो उस पे फोकस वो बंदे भी करने लगते हैं जो एक्चुअली मतलब तैयारी करके आए होते हैं, या उनका जो है ब्रेन इस तरह से ओरिएंटेड है, तो ग्रुप डायनेमिक्स के हिसाब से अच्छे से ओरिएंटेड है। और जिसको ऐसे ही बोलना है वो तो किसी की भी बात ऐसे भी नहीं सुन रहा है, तो उसको तो कोई टेंशन नहीं है। तो हमें फोकस करना चाहिए कि अच्छे से नरेशन दे, और एकदम टेंशन फ्री होकर नरेशन दे, तो उससे पहला हमारा 80% काम हो जाता है कि हमारा रेपुटेशन बिल्ड हो जाता है। रेपुटेशन बिल्ड हुआ तो जीडी में हमें ये करना चाहिए कि स्पीक लेस बट सब्सटैंशियल। यही मेरा जो फंडा है वो यही था कि कम बोलो लेकिन सब्सटैंशियल बोलो, जितने देर में 15 सेकंड 20 सेकंड का एक बार बोल दो, और जो आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ग्रुप में वो अच्छा पॉइंट होना चाहिए, वो कोई ट्रिवियल बातें नहीं होनी चाहिए। वो आपने थीम जैसे कंट्रीब्यूट कर दिया ग्रुप को, तो थीम आप किसी तरह से कोट कर दीजिए, आप जस्टिफाई करिए, आप जीडी में जो भी बोलिए उसके पीछे रीजनिंग रखिए, दिस बिकॉज दिस, दिस बिकॉज दिस। अगर आप कोई थीम पिच कर रहे हैं ग्रुप को कि फ्रेंड्स आई थिंक दिस द कॉमन थीम शुड बी दिस, तो उसके पीछे बिकॉज लगा के उसका बिकॉज भी बता दीजिए कि हम, क्योंकि हमने फोटो में एक प्रोजेक्टर देखा है, या फोटो में हमने एक मॉनिटर देखा है, या जैसे मेरे केस में था कि फोटो में कोई स्केच बना रहा था, तो इसलिए उसको हम पिच कर रहे हैं। तो ये जो रीजनिंग, कॉज एंड इफेक्ट वाला जो आई थिंक फॉर्मेट फॉलो करना, आई थिंक दिस हेल्प मी अलॉट, मुझे लगता है। चलो, बढ़िया, अपना स्क्रीनिंग का हो गया है, ठीक है, स्टेज हाँ। वन के बारे में हम लोगों ने अच्छे से डिस्कशन कर लिया है, तो लेट्स मूव हम्म, टुवर्ड्स स्टेज टू। तो सबसे पहले श्योर हमारा श्योर। अगले दिन होता है साइक टेस्ट, और हाँ साइक हाँ हाँ टेस्ट में जो मेजर पोर्शन होता है वो हमारा होता है हाँ। टैट, थमेटिक परसेप्शन टेस्ट। तो राइट राइट। मैंने तेरे साथ बहुत सारी डिस्कशंस किए हुए हैं टैट की थीम्स पे, हम्म। हम लोगों ने बहुत मेहनत की हुई है कि क्या हाँ कैसा अप्रोच होना चाहिए किसी भी पिक्चर को लेके। तो हाँ हाँ। तेरा जो अप्रोच था मुझे बहुत ही अच्छा लगा था, तो उसको तू डिटेल में ऑडियंस के लिए एक बार बता, ठीक है। श्योर श्योर श्योर। ठीक है। तो टैट में जो मेनली रहता है वो एक तो पीपीटी वाला जो हम फॉलो करते हैं, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन के रूल्स तो सेम है। मतलब ये तो सबको करना चाहिए। और आई थिंक इस बार बैंगलोर में एक नई चीज भी मैंने देखी कि बैंगलोर में इस बार 30 सेकंड तक हमारा सर उठाने नहीं दिया। मतलब हम नीचे थे और मतलब ऐसे कि देख लिया तो सर नीचे नहीं करने दिया। जैसे 30 सेकंड तक पिक्चर थी तो हमको क्लियर इंस्ट्रक्शंस दे दिए कि यू आर नॉट सपोज टू राइट एनीथिंग डाउन फॉर द नेक्स्ट 30 सेकंड until and unless the picture has disappeared from the projector। तो ये चीज था। तो ये चीज सबको ऐसे ही करना चाहिए बिना किसी इंस्ट्रक्शन के। उस पिक्चर को अच्छे से देखो, उसके बाद पिक्चर को अच्छे से देखने के बाद मोस्टली जो मैंने परसीव किया है, या मेरे पांच छह कॉन्फ्रेंसेज में जो मैंने देखा है, कि मोस्टली सारे पिक्चर जो है वो हमारे लाइफ के अराउंड ही आते हैं। मतलब वो कहीं ना कहीं हमारे लाइफ से कनेक्ट हो रहे होते हैं। तो मेरे हिसाब से उन्हें हमें ट्राई करना चाहिए कि हम जो पिक्चर्स की स्टोरीज बनाते हैं, वो स्टोरीज जो है हम प्री कंसीव ना रखें, पहले से तैयार करके ना जाएं घर से कि ये तैयार कर लिया ये तैयार कर लिया करके जा रहे हैं। हमें करना चाहिए स्पॉन्टेनियस कि अच्छा ये पिक्चर हमने अपने लाइफ के इस एस्पेक्ट में देखा था, स्कूल में ऐसा हुआ था, कॉलेज में ऐसा हुआ था, कोई रनिंग की पिक्चर आ गई तो ये याद आ गया कि जब हमने रेस में कोई पार्टिसिपेशन करा था। तो या कोई ग्रुप में चार बच्चे दिख गए कुछ डिस्कस कर रहे हैं, तो हमें याद आ गया कि ग्रुप में हमने, जैसे हमारे इंजीनियरिंग में होता है फाइनल ईयर प्रोजेक्ट वगैरह, तो उसमें हम डिस्कशन करते हैं, किसी प्रोफेसर के साथ कोई डिस्कशन हो रहा है
तो आप जैसे ये हम और आप तो इतनी सारे पिक्चर्स देख चुके हैं, तो रिलेट कर सकते हैं। बड़े सीनियर्स, बड़े जो अपने रिपीटर्स हैं, वो भी आई थिंक इससे काफी रिलेट कर सकते हैं कि मैक्सिमम जो पिक्चर्स है वो हमने अपने लाइफ में देखे हुए हैं। तो स्टोरीज उसके हिसाब से बनानी चाहिए। तो आई थिंक उसमें एक ऑथेंटिसिटी रहती है। आपका जो प्रोजेक्शन ऑफ साइकोलॉजी है और अपनी साइकोलॉजी, वो ज्यादा अच्छे से होती है। तो ये मेनली जो है मेरा टैट का, मेरे हिसाब से ये सजेशन है। एक यार, एक और चीज जो तू मुझे बता रहा था, इमोशंस के हम्म, बारे में, जो माहौल बनाते हैं हम लोग कैट पिक्चर्स में, स्टोरीज में, हाँ जो हाँ पिक्चर्स है हम लोग हाँ स्टिमुलेट होके बनाते हैं। ठीक है, तो वो हाँ माहौल के बारे में बता, जो जो मुझे लगता है कि बहुत ही निखार देती है स्टोरी को। क्योंकि हाँ हाँ ये हाँ चीज मेरे को तूने ही सबसे पहले बताई थी, और मुझे बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगा कि यार तूने जब मुझे कुछ स्टोरीज बताई कि भाई ऐसे ऐसे हाँ स्टोरीज बनाओ तो मजा आएगा, हाँ तो वो कुछ बता माहौल के बारे में, कैसे क्या बनाते हैं टैग स्टोरीज में। हाँ। अच्छा, तो ये तो आपको तो जैसे पता ही होगा कि मेरे टीचर तो है राठौर सर, टारगेट अच्छा एसएसबी अच्छा, से। हाँ हाँ। तो हाँ, तो वो इतने अच्छे मेंटर हैं कि उन्होंने ये सारी चीजें सिखाई थी कि किस तरह से अपने आप को अच्छे से प्रोजेक्ट करना है। क्योंकि मेनली जो हम रिपीटर्स होते हैं, हम लोगों में से किसी की साइकोलॉजी खराब नहीं है। मतलब जब जनरली हमारी ये मिसकंसेप्शन होती है, यार मेरी साइकोलॉजी खराब है, तो बोला कि यार खराब का तो कुछ है नहीं, हम अच्छे घर से हैं, हमारी वैल्यूज अच्छी हैं। प्रॉब्लम ये है कि हम काफी सारे इंटरनेट की कहानियों पे चले जाते हैं और अपने ऑथेंटिसिटी को भूल जाते हैं कि हमारी ऑथेंटिसिटी क्या है। तो हम ये फालतू की कहानियां बनाने लगते हैं। फिर उसमें कुछ कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में तो ये सब भी सिखाते हैं कि यार उसमें सिंथेटिक ओएलक्यूज भर दो, कि कहानी ऐसे लिखो कि ओएलक्यूज ही ओएलक्यूज दिखे उसमें। तो लेकिन हमारे यहाँ पे जैसे जब जब मैं वहाँ राठौर सर से मिला, तो उन्होंने जो चीज सजेस्ट करी, फिर एक जो आपने सूर्यकांत उपाध्याय का नाम लिया था, वो मेरे फेवरेट भैया है, तो उनसे भी तो हम लोग उसी एसएसबी में मिले। तो हाँ उन्होंने हाँ। यही चीज बार बार सजेस्ट करी कि यार ऑथेंटिसिटी रखो अपनी, हर चीज की तैयारी क्यों करनी, पहले से ये सब तैयारी करके प्री कंसीव्ड रखोगे। तो कहानी जब आप बना रहे हैं, जब आप स्टोरीज लिख रहे हैं, तो पहले तो ये रखो कि वो स्टोरीज हुई ना, आपके लाइफ से रिलेटेड हो। तो आप जब उसको परसीव करो, तो आप उसको कनेक्ट कर सको अपने लाइफ से कहीं ना कहीं। और जब आप अपने लाइफ से कनेक्ट करो, तो जिस हिसाब से आपने प्लानिंग करी थी, जो आपके क्रोनोलॉजी थी इवेंट्स की, कि दिस आफ्टर दिस, इस हिसाब से प्लानिंग करी, फिर इस हिसाब से आपने एग्जीक्यूट करा उसको। जब जैसे आप अगर आप किसी ग्रुप प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, तो ग्रुप प्रोजेक्ट में क्या है कि जनरली जो सिंथेटिक स्टोरी होती है, जो बाहर से सुनी हुई स्टोरी होती है या फेक बना रहे होते हैं, वो स्टोरीज ऐसी होती है कि उसमें बस ऐसे प्लानिंग हो गई कि चार लोगों ने प्लानिंग बनाया, ये ग्रुप प्रोजेक्ट बनाएंगे, ये सामान जुगाड़ा, और फिर वो प्रोजेक्ट दे करके चले आए, ये खत्म हो जाता है। बट जो मैं ये वाला जो प्रोसीजर फॉलो करता था, जो राठौर सर ने सिखाया, जो अपने सूर्यकांत भैया ने सिखाया, कि यार उसमें ऑथेंटिसिटी रखो, उसको एक्सप्लेन करो, और एक्सप्लेन करो थोड़ा सा, कि हाँ जब आपने प्रोजेक्टर से उसको कनेक्ट किया, उसके बाद फिर आपने पहला स्लाइड ये रखा था, फिर लास्ट में सेकंड स्लाइड ये था, थर्ड स्लाइड ये था, लास्ट 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 आते आते आपने ऑडियो विजुअल्स रखे, तो उससे और डिस्क्रिप्शन आता है, तो ये समझ में आता है कि हाँ आपने ये सारी काम करा हुआ है लाइफ में एक्चुअली। आई थिंक एसएसबी यही खोज रहा है हमें, मोस्ट ऑफ द टाइम, जो मुझे रियलाइज हुआ है। तो ये चीज मैंने भी नोटिस की थी कि इनिशियली यार, जब मैं तेरे से मिला नहीं था ना, तो हम्म मैं भी स्टोरीज बनाता, तो ज्यादा तूने जैसे बताया कि ज्यादातर हम्म साइक सिमिलर ही होती है सबकी। बट हम्म डिफरेंस वहां आ जाता है जहां पे आप ये जो माइन्यूट माइन्यूट डिटेल्स है, इन पे काम करना शुरू हम्म, कर देते हैं, आप अपने इमोशंस डालने लगते हैं स्टोरीज में, हाँ माहौल बनाने लगते हैं कि भाई अगर वो किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो उस तैयारी के लिए माहौल कैसा होता है आसपास, घर वालों का सपोर्ट हम्म चाहिए, दोस्तों का सपोर्ट चाहिए, टीचर्स की हेल्प चाहिए। तो वो जो माहौल वाला था हम्म। ना तेरा, बहुत ही अच्छा लगा। तो यार थैंक यू। इससे पहले तू, मतलब मैंने ये भी देखा था कि जब हम लोग भोपाल में साइक टेस्ट देके बाहर आए थे ना, कि तेरा हम्म कॉन्फिडेंस बहुत हाई लेवल पे था। तो हम्म। इसके पीछे क्या राज है, यही है क्या? मतलब ये है कि साइक में हमारे पास बहुत लिमिटेड चीजें जो हम कर सकते हैं। एट द एंड देखा जाए तो हमें तो पता नहीं हम कैसे ऐसे होने वाले हैं, क्या है। हमें बस ये उम्मीद करना चाहिए कि हमने खुद को अच्छे से प्रोजेक्ट कर दिया। तो ये इसी तरह से हो सकता है कि अगर आपने अपनी पिक्चर्स में ऑथेंटिसिटी रखी, और जितना जितना आपकी स्टोरीज अपने लाइफ से बने, अपने लाइफ से बनेंगी, तो आप अपने तरीके से उसको एक्सप्लेन अच्छे से कर पाओगे। जितनी बाहर वाली स्टोरीज बनाओगे आप, जिस जो आपने किया नहीं है, या जो आपने सुन के बनाया है किसी का कि अच्छा ये ऐसे है ऐसे है, तो उसमें क्या है कि वो थोड़ा फेक, उसमें फेकनेस रहता है, क्योंकि आपने किया नहीं है। तो फिर उसमें क्या है, कॉन्फिडेंस उतना नहीं आता। तो आई थिंक कॉन्फिडेंस का जो फंडा है या जो सीक्रेट है, वो जनरली यही होता है कि अच्छा ठीक है, मैंने अपना काम तो पूरा कर दिया है, कि मेरी जो जो थॉट्स थी उसको मैंने अच्छे से प्रोजेक्ट कर दिया है। अब वो एक्सेप्टेबल क्या है क्या नहीं, वो तो अब एसएसबी को ही पता है। तो यही राठौर सर भी यही सिखाते हैं, तो इसी हिसाब से जो है चलते चलो हैं। फिर, मतलब हम लोगों ने टैट पे अच्छा खासा डिस्कशन कर लिया है, और ये साइक का अराउंड 70% पोर्शन मान सकते हैं। क्योंकि अगर हाँ जो मेजर डिसीजन अगर साइक को लेना है, वो इसी के बेसिस पे लेगा कि पास करना है हाँ कि नहीं करना मोस्टली। है।
है ना? हाँ मोस्टली यही सुना मैंने, हाँ। हाँ। तो लेट्स मूव टुवर्ड्स, इसके बाद हमारा होता है वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। ठीक है। हम्म। तो वर्ड एसोसिएशन टेस्ट के लिए मतलब तू कैसे तैयारी करता था, और इस बार ऐसा कुछ था, ऐसे कोई वर्ड्स आ गए थे जिसको तेरे को सोचना पड़ रहा हो या ऐसा कुछ? अच्छा, तो वर्ड एसोसिएशन के लिए तो कुछ खास ऐसी तैयारी नहीं है। वो जो अपने थॉट्स हैं, जो हम बुक्स वगैरह पढ़ते रहते हैं कभी कभी, तो उसको लेकर के जो हमारे दिमाग में थॉट्स बनते हैं, आई थिंक उसी को हमें प्रिजर्व करके किसी डायरी वायरी में लिखते रहना चाहिए। तो लिखते रहेंगे तो डायरी लिखना तो वैसे बहुत सजेस्टेड है कि अपने लाइफ के बारे में लिखते रहना चाहिए। तो थॉट्स जो भी आते हैं वो सब उसमें पूरे अकाउंटेड रहते हैं। तो उसके बाद जब एसएसबी में हम जाते हैं तो कोई भी रैंडम चीज अचानक से आती है तो हमें हिट करती है कि अच्छा हमने लाइफ के बारे में ऐसा सोचा है। या कोई जैसे हम रिपीटर्स में जो बड़े रिपीटर्स हैं उनमें ये सारी बातें बड़ी फेमस है कि यार नेगेटिव वर्ड्स आते हैं, पॉजिटिव वर्ड्स आते हैं। बाद में रियलाइज हुआ कि नेगेटिव और पॉजिटिव वर्ड का एक्चुअली कोई चक्कर ही नहीं, वर्ड तो वर्ड है। अब वही बात है कि उसको आप किस तरह से आपने कनेक्ट कर रखा है अपने लाइफ से। नेगेटिव एस्पेक्ट रहेगा, नेगेटिव थॉट प्रोसेस रहेगा, तो आप सही वर्ड को भी नेगेटिवली कनेक्ट कर देंगे आपके जो सबकॉन्शियस में है। तो आई थिंक यही है मेनली, इसकी कोई खास तैयारी मेरी थी नहीं। और हाँ, इस बार अगर कोई ऐसे अलग से वर्ड आई तो इस बार तो कोई वर्ड नहीं थी, लेकिन हाँ पिछले बार वर्ड आई थी। तो उस बार उसके बाद फिर मैंने तैयारी कर ली थी। डेम करके एक वर्ड आ गए थे, मैंने पढ़ा ही नहीं डेम क्या है। अरे मैं परेशान, उसमें मैं लिख के आ गया डोंट नो द मीनिंग। क्या ही कर सकते हैं डेम में। तो ये। तो यार वर्ड एसोसिएशन टेस्ट हो गया, ठीक है। तो मतलब तेरा वर्ड एसोसिएशन टेस्ट कितना कंप्लीट कर देता है? 60 में 60 हो जाता है। हो जाता है ना, कोई इशू तो नहीं आता? हाँ। मतलब अगर किसी नहीं का ना, मीनिंग नहीं आ रहा तो डोंट नो द मीनिंग और नॉट अवेयर अबाउट इट, ऐसा कुछ है? ऐसा कर दे या फिर उसको छोड़ भी दे, क्योंकि अब मुझे जो लगता है, क्योंकि मुझे तो इसके बारे में पता नहीं है कि ऐसे कैसे होता है, लेकिन मुझे लगता है कि डोंट नो द मीनिंग लिखने से भी आपको कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट है नहीं। तो उसको छोड़ ही देना ठीक है, कि जो नहीं पता उसको क्यों फालतू में उसको टच करना, और उसके बाद फिर उसका मीनिंग खराब हो गया तो यू डोंट नो कैसे इफेक्ट करने वाला है आपके ओवरऑल साइक में। अच्छा यार, एसआरटी में मूव करने से पहले एक एक क्वेश्चन हम्म, रह गया था, मेरे दिमाग में भी आया कि ये जो ब्लैंक हाँ स्टोरी है, इसका क्या चक्कर है? हाँ। क्या करता है अच्छा, तू इसके लिए? लेजेंडरी क्वेश्चन, ब्लैंक स्टोरी का क्या चक्कर है ना। तो ब्लैंक स्टोरी तो वही है, लाइफ का जो भी एक्सपीरियंस रहा है अपना, उसमें से कोई एक अच्छी सी जो आपने लाइफ में एक्सपीरियंस रही हो, जो हैप्पीएस्ट डे कुछ ऐसा हुआ हो, बहुत अच्छा कुछ एक्सपीरियंस हो गया हो किसी दिन, या आपको लग रहा है कि किसी ने आपने काफी हेल्प करी लोगों की, तो जो हमें रोज करना चाहिए, लेकिन कभी कभी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हम भी कर जाते हैं जो हम रियलाइज नहीं करते। तो उसको आई थिंक हमेशा उसमें लिखना बेटर है। या फिर क्योंकि वो ब्लैंक पिक्चर है तो उसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं, तो इंस्टेंटेनियस आपको अगर कोई और ख्याल आ जाता है तो आप वो लिख दीजिए। यही है तो ब्लैंक ऐसा कुछ स्टोरी का, तूने तो और कुछ कुछ खास प्रिपेयर नहीं। कर रखा था, कोई स्टोरीज प्री प्रिपेयर्ड थी तेरी इसके लिए, ब्लैंक स्टोरी के लिए? ब्लैंक स्टोरी के लिए मेरी कोई प्री प्रिपेयर्ड स्टोरी तो नहीं थी, लेकिन क्योंकि इतनी बार का रिपीटर था, मैं लगातार 5 बार से मैं कॉन्फ्रेंस आउट हो रहा था, तो मेरी तो आदत पड़ चुकी थी कि वो ब्लैंक स्टोरी आते हैं तो मेरे दिमाग में वही वाला थॉट आता है कि अच्छा यार ठीक है, वो उस दिन हुआ था तो इसको ऐसे कर देते हैं। तो वो वाली कहानी लिख करके चला आता हूँ। तो वही इस बार भी वही सेम सेम किया, कुछ डिफरेंट नहीं था। अच्छा, कोई एग्जांपल्स देगा कैसे कैसे लाइफ के कौन से इंस्टांसेस को हम लोग एक स्टोरी में पिरो सकते हैं, ताकि हम ब्लैंक स्टोरी या दूसरे जो हमारी टैग की पिक्चर्स होती हैं उनके लिए लिख सकते हैं? कुछ एग्जांपल्स दे अच्छा, लाइफ से रिलेटेड। श्योर श्योर। तो जैसे एक एग्जांपल अगर मैं दूं, तो अगर कोई रनिंग वगैरह बहुत करता है, मैराथनर टाइप है, तो लेटर से कि वो जनरली 20-22 किलोमीटर तक करता था, लेकिन एक बार उसने वो डेयर किया कि पूरा मैराथन करते हैं, तो उसकी हालत खराब हो गई और उसने 42 किलोमीटर या जितने भी किलोमीटर किए उसने पूरे। तो उसका जो एक्सपीरियंस है, उसके पास कितने सारे एक्सपीरियंस होंगे, उसने तैयारी कैसे करी होगी, उसको कैसे एग्जीक्यूट किया होगा उसने। तो इसको आई थिंक बहुत अच्छे से हम वीव कर सकते हैं एक स्टोरी में। तो ये कर सकता है कोई। या अगर जैसे हम लोग ने कोई बहुत अच्छा प्रोजेक्ट कभी बनाया हो, साइंस से रिलेटेड या किसी और चीज से रिलेटेड, जिसमें हमारी काफी प्लानिंग गई हो और उसको एग्जीक्यूट करते समय भी हमने काफी कुछ किया हो, तो वो चीज हो सकती है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसके लिए हमें कुछ अप्रेज मतलब प्रेजेस कुछ मिले हों। तो वो हो सकता है, जैसे हम कभी नेशनल्स वगैरह में चले जाते हैं, तो बहुत सारे अपने एसएसबी में तो इतने अचीवमेंट्स, अच्छे से अपने क्रिकेट करते हैं। अचीवमेंट्स के से रिलेट करके स्टोरीज बना सकते हैं, हाँ है ना? हाँ, कुछ अच्छा किया हो कभी या अचीवमेंट कुछ अच्छा हो तो आई थिंक। तो चलो फिर, हमारा टैट हो गया, वैट हो गया, लेट्स मूव टुवर्ड्स हम्म, एसआरटी। इससे पहले हम लोगों को थोड़ी देर का ब्रेक दिया जाता है। ठीक है। ठीक है अब ठीक वो है, पता नहीं बिल्कुल। माइंड को क्या करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, हम लोग फिर वापस हाँ आते हैं ब्रेक से। फिर एसआरटी में हाँ, इस बार तूने कितनी एसआरटी की थी? इस बार आई थिंक 46 एसआरटीज हो गई थी।
46, दैट्स अ गुड नंबर। मतलब तेरा एवरेज है कंसिडर क्या? मतलब कितना कर लेता है हर बार? एवरेज मेरा ये 44 43 ऐसे ही इसके आसपास ही रहता था। इस बार मैंने सोचा थोड़ा सा और पुश करते हैं, तो जल्दी 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 लिखा पूरा। और वो जो स्टार्टिंग में नहीं होता है हमारी आदत की, स्टार्टिंग में आराम आराम से चालू करते हैं, फिर अचानक से लगता है, वो बोलता है जेंटलमैन ओनली 10 मिनट्स लेफ्ट, तो लगता है अरे अभी तो 15 ही पहुंचे हैं। ऐसा कैसे हो अरे गया? भाई हाँ। तो, तो इस बार वो नहीं किया। इस बार स्टार्टिंग से ही थोड़ा अर्जेंसी में रहे कि यार जो आ रहा है, जो भी रिएक्शन आ रहा है इंस्टेंटली उसको लिखते चलो, ज्यादा सोचना नहीं है करके फिर तो लास्ट तक 46 में पहुंच गए। तो ये था। एसआरटी को लेके तेरा क्या अप्रोच रहता है? एसआरटी को लेके भी काफी सिंपल अप्रोच है एसआरटी का भी, कि जैसे आप लाइफ में मोस्टली जो चीजें प्रीच करते हैं उसी को प्रैक्टिस करिए, तो फिर आपके एसआरटी उसी हिसाब से निकलेंगे। क्योंकि उसमें क्या है, ज्यादा सोचने का टाइम होता नहीं है। अगर देखा जाए मैथमेटिकली तो 30 सेकेंड पर एसआरटी होना चाहिए हमारे पास। तो उससे ज्यादा ही हम सोच जाते हैं, क्योंकि हम कभी कभी बड़े बड़े सेंटेंसेस आ गए तो हमें समझने में लग जाता है 1 मिनट कि यार क्या कह रहा है। उसके बाद फिर हम उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। तो मेरे हिसाब से ना तो ज्यादा हमें सोचना चाहिए, कि जितना लिखा है उतना रहना चाहिए। आई थिंक उसके लिए मैं कहता हूँ ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन करनी चाहिए हमें, कि जो एसआरटी कह रही है उस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करो बस। उससे ज्यादा कुछ नहीं। अगर एसआरटी में कह रहा है कि यू हैव यू हैव अ पर्सन हु इज असॉल्टिंग समवन, अगर ऐसा कुछ है, कोई इस तरह के एसआरटी है, तो वो असॉल्टिंग है वहां पे। हम आर्म्ड उसको ना बना दें, उसको नाइफ बिल्डिंग ना बना दें। असॉल्ट मतलब हाथ से भी मार सकता है। तो वही है कि हम जितना नेगेटिव जाएंगे तो उतना कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होता चला जाएगा हमारे लिए। कोशिश करें कि ऊपर ऊपर मतलब नेगेटिव उतना ना जाए। अब वही बात है कि ये तो परसेंट टू परसेंट डिपेंड करता है। कोई अगर ज्यादा इंटेंसिटी नेगेटिव को थॉट रिड्यूस प्रोसेस। करना है हम लोगों को। ऐसा नहीं है कि भाई आर्म्ड पर्सन बोला है तो वो लाठी के साथ भी हो सकता है, बंदूक AK-47 के साथ इमेजिन नहीं करना है। हाँ, ये यही बात है ना, कि एवरीडे लाइफ में हम जितनी नेगेटिव थॉट प्रोसेस रखते हैं, फिर हमारे एसएसबी में भी उतनी नेगेटिविटी दिखती है। ये तो इसको थोड़ा सा अगर एवरीडे लाइफ में जो हम प्रीच कर रहे हैं उससे प्रैक्टिस करें कि नहीं, एवरीथिंग इज गुड एंड वी कैन हैंडल थिंग्स ऑब्जेक्टिवली, तो फिर आई थिंक ये एसआरटी में भी अच्छे से निकल आएगा। एनीथिंग एल्स यू वांट टू से अबाउट एसआरटीज? क्यों, कोई टिप्स देना चाहता हो? एसआरटी में बस एक वही एक्स्ट्रा टिप तो वही है कि जो हम स्लैकिंग करके स्टार्ट करते हैं वो ना करें। वो वो जो सबको शुरुआत एकदम में, अर्जेंसी दे। हाँ शुरुआत में ज्यादा हाँ समय समझ के कम लिखते हैं एसआरटी शुरुआत में, है ना? हाँ, और लास्ट में अचानक हमारे अंदर सुपर पावर्स आ जाते हैं, फिर हम 10 मिनट में हम फिर 30 एसआरटीज कर जाते हैं, तो वो वाला काम नहीं करना चाहिए। पहले से हमें अच्छे से लिखना चाहिए एसआरटी। तो अब एसआरटी हो जाती है, उसके बाद हमारा आता है सेल्फ डिस्क्रिप्शन। तो इस टेस्ट के बारे में अपनी टिप्पणी कीजिए। इस टेस्ट के बारे में तो जैसा ये है सेल्फ डिस्क्रिप्शन, वही है टिप्पणी की। मम्मी पापा भाई बहन दोस्त वगैरह से बातचीत करके पहले से ही पता लगा करके रखे कि वो क्या सोचते हैं आपके बारे में, क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है आपके पर्सनैलिटी के और क्या नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं। तो इस हिसाब से रहेंगे तो फिर ऑलरेडी हमारे पास उसका रहता है। और ऑलरेडी उसमें टाइम इतना कम देते हैं इसीलिए कि यू मतलब व्हेन यू आर अ रिपीटर, अभी इतने बड़े बड़े रिपीटर्स हम होते हैं, तो यू आर सपोज टू एटलीस्ट नो कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। इतना इंट्रोस्पेक्ट कर रखा हो, और आपके फैमिली मेंबर्स ने और आपके एम्प्लॉयर्स ने फ्रेंड्स ने क्या आपके बारे में परसेप्शन बनाया है वो आपको पता हो। अच्छा, तो सिद्धार्थ भाई हम लोग थे सेल्फ डिस्क्रिप्शन पे, ठीक है? तो इस बार हम्म। सेल्फ डिस्क्रिप्शन कैसा गया था? अच्छा गया था। एक थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी सर डिस्क्रिप्शन में इस बार। क्या हो लास्ट गया? वाला जो पैराग्राफ होता है जो वो व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू वांट टू बिकम, वो मैं लिख रहा था। अब क्या हुआ कि थोड़ी सी प्लानिंग में भी कहीं गड़बड़ आ गया। तो स्टार्टिंग में मैंने जो शुरू किया तो वही जो हो जाता है कि चलो एसआरटी वेसआरटी हो गई है तो एसडी तो आराम से हो जाएगी। और कभी हाँ कभी टाइम वहां पे अचानक से सरप्राइज कर देते हैं हमें, 15 का हाँ हाँ बोल के हाँ। 10 मिनट 12 मिनट के आसपास हो जाता है। तो उस हिसाब से चल रहा था कि हाँ ठीक है, लिख रहे हैं लिख रहे हैं। अचानक से उन्होंने बोल दिया ओके लास्ट मिनट लेफ्ट, और अभी तक तो मैं लास्ट वाले पैराग्राफ पे पहुंचा भी नहीं था। तो थोड़ी सरप्राइज हो गई थी, मेरे साथ एम्बुश हो गया। अचानक से फिर वो खत्म करके खट 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 व्हाट काइंड ऑफ पर्सन डू वांट टू बिकम चालू किया लिखना। फिर उसका 2 लाइन लिख पाया था मैं। तो उतने में ही वो टाइम ओवर हो गया। बट मुझे उस चीज की थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन थी कि चलो ठीक है, ये तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है अनलेस एंड अनटिल अगर आपने कहीं आगे कुछ गड़बड़ कर रखा हो तो वो चीज थी, तो आई थिंक वो एक्सेप्ट हो गई थोड़ी सी। तो यार जैसे तूने बताया कि एसडी में मतलब परिवार वालों से बात करो, बॉस से बात करो, फ्रेंड से बात करो, ठीक है, अपने बारे में खुद जानो, ठीक है, ये तूने हाँ, इस सब के बारे में तूने कुछ मतलब एक फॉर्मेट बनाया था क्या अपना एसडी का? फॉर्मेट इन द सेंस की जो क्वालिटीज थे वो मैंने सब पूछ रखे थे। तो क्वालिटीज के हिसाब से
फिर मैंने वो चीज थी कि हाँ ये क्वालिटीज मुझे मेंशन करनी है, क्योंकि ऑनेस्टली हमें मेंशन करना ही चाहिए कि हाँ हमारे मम्मी पापा या फ्रेंड्स या टीचर हमारे बारे में क्या सोचते हैं, क्या क्वालिटीज उन्हें लगता है। तो वो चीज मैंने कर रखी थी। और जनरली जो है मुझे लगता है कि जो हमारा सेल्फ ओपिनियन होता है जो वहां पे भी बोलते हैं, वो तो इसी तीनों चारों चीजों का जो है एस्पेक्ट्स का आई थिंक एक कॉम्बिनेशन होता है। हम उन्हीं से जनरली अपनी परसेप्शन भी बनाते हैं कि हमारे फेलो जो कलीग्स वगैरह है, टीचर्स और पेरेंट्स क्या सोचते हैं हमारे बारे में, ये लेकर के। प्लस अपनी थोड़ी सी अलग होती है अपनी, अगर कुछ एबिलिटीज जो हमें लगता है हम हमारे अंदर है लेकिन हम उसको प्रोजेक्ट नहीं कर पा रहे हैं पिछले 5-6 अटेम्प्ट से, तो वो चीज भी है। कुछ ऐसी चीज बताना चाहेगा जो मतलब तू प्रीवियस अटेम्प्ट्स में ना करता हो एसडी में, इस बार तूने कुछ अलग किया हो, या मतलब सिमिलर ही थी तेरी एसडी पहले से ही? मोस्टली सिमिलर ही थी, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं था। और यही चीज था कि हाँ मैंने पहले से जैसे पिछले अटेम्प्ट्स में क्या होता था, थोड़ा सा ज्यादा ऐसा होता था कि अनऑर्गेनाइज तरीके से उसको लिखना। कभी कभार ऐसा हो जाता था कि कोई भी क्वालिटी कैसे भी आ रही है तो कहीं भी मेंशन कर दिया, कभी मम्मी पापा वाले में, कभी फ्रेंड्स वाला आ जाता था, कभी कुछ ऐसा था जिस जिस ऑर्डर जो में याद आ दिमाग में रहा आ है। रहा है। हाँ। हाँ, जिस ऑर्डर में याद आ रहा है। इस बार क्या था कि याद आने के साथ साथ जो है उसको थोड़ा सा, याद आने के साथ साथ उसको थोड़ा ऑर्डर में भी करा कि नहीं ये ऐसे ही आना चाहिए, कि जो पेरेंट्स वाला, जो पेरेंट्स ने बोल रखा है वो पेरेंट्स में आना चाहिए, जो फ्रेंड्स ने बोल रखा है तो फ्रेंड्स में आना चाहिए। इस हिसाब से तो क्वालिटीज जो है वो अंदर मिक्स मैच नहीं होनी चाहिए दिमाग के इंटरमिक्स अंदर नहीं तो। होना चाहिए कि फ्रेंड सोच रहा है ये बहुत ही ओबीडियंट दोस्त है मेरा, मेरी सारी बात मानता है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। फ्रेंड्स बहुत ओबीडियंट नहीं होना, मतलब कि फ्रेंड्स सोच रहे हैं बहुत ओबीडियंट है और पेरेंट्स सोच रहे हैं कि इज वेरी सोशल। तो ये हाँ, वाला। बहुत फ्रेंडली है, पापा से भी बहुत सारी बातें डिस्कस कर रहा है। हाँ, ये सारी चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। चल यार, फिर अपना साइक टेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो तेरे को फीलिंग हम्म। कैसी आ रही थी अपने इस साइक टेस्ट के बाद? साइक टेस्ट देने के बाद अच्छा लग रहा था कि चलो ठीक है, ये तो सर से उतरा। मैक्सिमम जो है टैट के सारी सारी पिक्चर्स अपने से रिलेट हो गई, जो भी है अपना स्टोरी वोरी अपना पूरा पूरा दे दिया था कि हाँ ठीक है, इससे अच्छा मैं कर नहीं सकता था। ये चीज था, तो वो उस चीज की खुशी थी बस। यार ये बता कि हम्म। जैसे अब अपना ये साइक टेस्ट हो जाता है, ठीक है, तो तेरा इंटरव्यू इसके बाद ही हुआ था कि कैसे हुआ था? मेरी किस्मत ऐसी है कि हर बार कॉन्फ्रेंस में चाहते ही मैं साइक और उसी के कुछ देर बाद मेरा इंटरव्यू, हर बार ऐसे होता है। पता नहीं क्या भाई मेरा लिख भी रखा है। सेम ही है, सेम ही है भाई। वो पता नहीं क्यों बोलते हैं भाई चेस्ट नंबर स्टूडेंट्स हो, जाओ वेटिंग रूम में वेट करो, तुम्हारा अगला नंबर है साइक टेस्ट के बाद। हर बार भगवान से मनाता हूँ, नहीं 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 इस बार नहीं, अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं, वो वहीं रोक लेंगे कि नहीं नहीं यू चेस नंबर 16 17 18 आप यहीं रुक जाओ और बाकी घर चले जाओ। तो फिर वो बाकी ऐश रुकने करो। वालों में ही मेरा नाम है, हाँ रुकने वालों में ही मेरा नाम रहता है हर बार। तो इस बार भी ऐसे ही हुआ, रोक लिया। अच्छा चल, तो अपना इंटरव्यू का थोड़ा एक्सपीरियंस बता, कैसा क्या था? तेरा बोर्ड कौन सा था ये? 17 SSB बैंगलोर। 17 एसएसबी। ओके, तो 17 एसएसबी से यार मेरे बहुत सारे दोस्त रेकमेंड हुए हैं, ठीक है। तो फैब में मैं भी अच्छा गया था अच्छा। 17 एसएसबी में, तो मेरे दो दोस्त हम्म। रेकमेंड हुए थे वहां से। तो अच्छा। तेरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस क्या था, और किसने लिया था तेरा इंटरव्यू? नाम पढ़ने की तो हिम्मत मेरी थी नहीं। तो नाम मतलब ऐसे तो प्रेसिडेंट डेप्यूटी प्रेसिडेंट कौन था? हाँ, तो कॉन्फ्रेंस में नाम तो मैं पढ़ नहीं पाया, इतनी हिम्मत थी नहीं। तो लेकिन हाँ ये ही वाज इज अ मेजर जनरल, और आई थिंक वो कमांडेंट है सिलेक्शन सेंटर साउथ के। ओके। तो हाँ इज आई थिंक द सीनियर मोस्ट ऑफिसर जो पूरे SCS में है, उन्होंने लिया था। अच्छा, हाँ। तो कैसा मतलब तो कैसे इतना इंटरव्यू इन्फॉर्मेशन। कैसा चला तेरा? क्या क्वेश्चंस पूछे, कैसे क्या टैकल किया तूने? अच्छा, बहुत इस बार का बहुत ही एडवेंचरस इंटरव्यू था, क्योंकि ये जो सर थे ये बहुत ही परसेप्टिव थे। तो मतलब ये क्वेश्चंस जनरली CIQ वगैरह हम जिससे डरते हैं जनरली कि यार बहुत सारे पूछ लेंगे, इन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं पूछे, ये तीन तीन के बर्स्ट में पूछ रहे थे मेरे से कि हम्म। 3 क्वेश्चंस पूछे, फिर उसके रिलेटेड क्रॉस क्वेश्चनिंग कर रहे थे। तो ऐसा चल रहा था इंटरव्यू, तो थोड़ा सा अनऑर्थोडॉक्स लगा मुझे काफी कि ये ज्यादा पूछ नहीं रहे हैं एक क्वेश्चन एक साथ, लेकिन जो पूछ रहे हैं उसको लेके काफी डेप्थ में जा रहे थे। तो ऐसा ही हुआ। तो ये हर चीज के डेप्थ में चले गए कि जो जो चीजें मैंने मेंशन करी थी उनको, कि जैसे मैंने मेंशन करी थी कि मैं थोड़ा एडवेंचर एक्टिविटी वगैरह करता हूँ, ट्रैवलिंग वगैरह पसंद है मुझे, तो हॉबीज एंड इंटरेस्ट में ये लिख रखा था। तो उन्होंने उसके बारे में पूरा चिट्ठा निकाल लिया कि मैं कहाँ कहाँ गया था, क्या क्या कर रखे हैं, तो पैराग्लाइडिंग जब किया था तो क्या क्या हुआ, क्या क्या एक्सपीरियंसेस थे, किस हाइट से क्या क्या सारी चीजें जो है
सब डिस्कस हो गई। उसके बाद हॉबीज, हॉबीज नहीं, एवरीडे में जो हाउस होल्ड चोर्स, उन्होंने पूछा कि क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप घर के निभाते हो, तो ये सारे पूछे। तो उसमें उन्होंने आलू के बारे में इतना डिस्कशन कर लिया मेरे से। मैं सोच रहा था मैं इंटरव्यू देने आया हूँ या आलू के रेट की डिस्कस करने आया हूँ। इतना ज्यादा डिस्कशन कर लिया था उन्होंने कि आलू खरीदने जाते हो तुम तो क्या रेट चल रहे हैं इस टाइम पे, और आलू क्या देख के खरीदते हो। सारी बातें चल रही थी वहां। तो अरे ऐसे भाई। थे, मतलब ये वाले इंटरव्यूअर अपने इस तरह से थे। और सारे सारे एस्पेक्ट्स में उन्होंने यही सारी चीजें करी। और कुछ कुछ अनऑर्थोडॉक्स क्वेश्चंस भी पूछ रहे थे अचानक अचानक, कि जहां तुम जैसे आप तो जानते होंगे 17 SSB बैंगलोर में वो जो चौक हाँ है जहाँ हाँ सारे हाँ हाँ। बैठते हैं हम लोग, पीपीटी देने के बाद वहां बैठते हैं, रिजल्ट का इंतजार करते हैं। तो चौक में 3 बस्ट्स लगे हैं, तो 3 वॉर हीरोज के बस्ट लगे हैं। तो उनके नाम अचानक से उन्होंने पूछ लिए। अब फॉर्चुनेटली उनमें से 2 के नाम मैंने पढ़े हुए थे, तो 2 के नाम मैंने बता दिए। तो एक तो हमारे ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान, शेरा ऑफ नौशेरा। तो ये था। और एक दूसरे, अभी मैं उनका नाम भूल गया, उस दिन मैंने पढ़ा था फॉर्चुनेटली। अच्छा तो अच्छा। मैंने उनको बता दिया, हाँ। और उसी उसी सेम सिमिलर पैटर्न में उन्होंने ये भी पूछ लिया कि जब आप मेस से अपने कैंडिडेट लाइंस की तरफ बढ़ रहे होते हो तो लेफ्ट साइड में एक इक्विपमेंट पड़ता है, उस इक्विपमेंट का नाम क्या है, वो क्या चीज है। तो फॉर्चुनेटली क्योंकि ये सारे रुक चुक के पढ़ते रहता हूँ मैं, और आई थिंक सारे लोग जिनका जेन्युइन इंटरेस्ट है फौज में या जो एयरफोर्स में भी हैं या जो नेवी में जिनके इंटरेस्ट हैं, तो इक्विपमेंट कहीं भी रहते तो आई थिंक हम रुक के देखते हो, अच्छा ये सुखोई है, अच्छा ये T-92 है, या क्या क्या है, सारे इक्विपमेंट्स पढ़ते रहते हैं, LMG है, ये AK-47 है। तो ऐसे ही वो 25 पाउंडर का एक रखा है 17 SSB में, तो उसके बारे में पढ़ लिया था, तो वो भी उन्होंने पूछ लिया तो बता दिया। ऐसा ही इंटरव्यू चला, जिन्हें अनप्रेडिक्टेबल सा। यार बिल्कुल एग्जैक्टली तूने जो बोला ना, मेरा भी एक दोस्त है, हम्म, वो अभी IMM है, वसीम राजा। मैंने उसका भी इंटरव्यू लिया था, तो उसने मुझे बताया था कि ये जो अपना जो बैरेक्स है ना, कैंडिडेट्स बैरेक्स है हाँ, जहाँ पे हम लोग रहते हैं, वहां पे परमवीर चक्र अवॉर्डीज के वो लगे हैं, फ्रेम्स लगे हुए हैं उनकी स्टोरीज के साथ। राइट राइट। तो भाई वो वैसे ही जेन्युइनली इंटरेस्टेड है, हम लोग जैसे होते हैं ना हार्डकोर रिपीटर, हम लोगों को तो कहीं दिख हाँ जाए डिफेंस का नॉलेज, तो हम लोग उसको पढ़ लेते हाँ हैं कि भाई ये क्या लिखा हुआ है, क्यों लिखा है। तो भाई हाँ उससे हाँ हाँ पूरे परमवीर चक्र अवॉर्डीज के नाम पूछे, एंड वो उसने जवाब दे भी दिए पूरे 21 के 21। तो बड़ा खुश हो गया था भाई। इंटरव्यूइंग ऑफिसर बोलता अरे वाह यार, मतलब ये बंदा सही लगा मुझे। ठीक है, तो वो फिर हाँ। बाद में रेकमेंड हुआ, अभी IMA में ट्रेनिंग कर रहा है। नाइस नाइस नाइस। आई थिंक ये SSB का मैंने ये रियलाइज किया है कि दे गिव यू अ लॉट ऑफ चांसेस, वो वेट करते हैं कि आप अपने आप को प्रूव कर दो। तो इन इसी टर्म्स में वो इस तरह से क्वेश्चंस भी पूछते हैं आपसे, जस्ट टू वेरीफाई। आई थिंक ये मेरा सबको क्योंकि आप पूछते रहते हैं कि क्या बेसिक अंडरलाइन टैक्टिक है, तो अंडरलाइन टैक्टिक का कोई मामला नहीं है। वो यही है कि जो इंटरेस्ट है, दिल से इंटरेस्ट रखो, तो फिर आपसे जो वो हो पूछेंगे जाता है। कि इंटरव्यूअर्स, तो अपने आप से आ जाएगा कि हाँ अगर आपने नोटिस किया, और नहीं किया तो नहीं किया है। नहीं आपने किया अगर तो नहीं नोटिस नहीं किया, किया, क्या कर सकते हो भाई। हाँ सच, हाँ सच सच उनको बताना चाहिए कि नहीं सर आई डिडंट रीड दैट। तो ये उसको तो तुक्का मारने की बदतमीजी नहीं करनी नहीं चाहिए। कर भाई। हाँ वो हाँ तो फिर भारी तुम्हें ही पड़ेगा, बूमरैंग है वो, उड़ के वापस आएगा 5 मिनट बाद। हाँ, उड़ के वापस आ जाएगा वो, तो वो नहीं करना चाहिए। तो यार ये बता, तूने मतलब कोई स्पेसिफिक तैयारी, अगर तूने कुछ बताना चाहे लोगों को कि इंटरव्यू के लिए कैसे स्पेसिफिक तैयारी की जा सकती है, या तूने कुछ किया हो उसके लिए। अच्छा, तो वही है जो मेरे मेंटर और जो मेरे वो सीनियर हैं सूर्यकांत भैया और मेंटर राठौर सर, तो इनके ही जो मेनली ये थे कि सजेशंस पे कि यार तुम जो है सबसे पहले तो अपने लाइफ को देखो कि यार क्या कर रखा है तुमने इतने दिन। जनरली क्या होता है कि हमें पता ही नहीं होता कि हमने कितनी सारी एक्सपीरियंसेस कर रखी हैं। जैसे मैं आपको एक अपनी लाइफ से एग्जांपल बता रहा हूँ कि जब मैं ये सारी गाइडलाइंस मुझे नहीं मिली थी या ये गाइडेंस मुझे नहीं मिली थी, तो मैं ये चीज कभी मेंशन ही नहीं करता था, इसको इम्पोर्टेंट ही नहीं समझता था कि मैं स्काउट्स में था 4 साल। और मैंने काफी वहां पे कलर पार्टी होती है स्काउट में, एक जो गेस्ट को जिनकी ड्रिल अच्छी होती है, तो गेस्ट को रिसीव करने के लिए मैं वहां तक चला गया था, राज्य पुरस्कार अवार्ड तक। तो लेकिन मैंने उसको कभी मेंशन करना इंपॉर्टेंट नहीं समझा या उसको कभी उस हिसाब से देखा नहीं। बट हाँ, उसके बाद मैंने रियलाइज किया कि नहीं, आप जब से आपको कॉन्शियसनेस है क्लास 6 7 के आसपास से, तो ये सबके लिए ये बहुत अच्छा काम करता है ये सजेशन, कि 6 7 से ले करके अभी तक के जो भी लाइफ, जहां तक आप SSB देने जा रहे हो, वहां तक का एक चिट्ठा होना चाहिए हमारे पास, लाइफ का ट्रांसक्रिप्ट होना चाहिए काला कि चिट्ठा। ये कर रखा है। हाँ, कि ये कर रखा है, ये चीजें में, ये चीजें हमने अच्छी कर रखी हैं, ये चीजें हमने कहीं ब्लंडर कर रखा है, इससे ये लर्निंग्स ले रखी हैं। तो इससे क्या होता है कि एक हमारे पास
पहले से नॉलेज होती है अपने बारे में, जो वो पूछते हैं कि हैव यू इंट्रोस्पेक्टेड अबाउट योरसेल्फ आफ्टर गोइंग बैक फ्रॉम द प्रीवियस एसएसबी। तो जनरली क्या होता है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं, वो बस एसएसबी जाते हैं, आते हैं, जाते हैं, आते हैं, तो उसमें कभी इंट्रोस्पेक्शन वाला पार्ट नहीं आ पाता। तो रादर देन गोइंग एम्प्टी हैंडेड, आप कुछ अपने पास असला लेके जाइए, कुछ पढ़ करके, कि ट्रांसक्रिप्ट भर के, और उस ट्रांसक्रिप्ट से ही जनरली क्वेश्चन, क्योंकि लाइफ ही सिलेबस है एसएसबी का, तो उसी से आएगा कि हाँ आपने ये क्या किया था, कैसे किया था। तो रिकॉल कराइए खुद को कि अच्छा क्या एक्सपीरियंस है आपके, किन किन लोगों से मिले, कहाँ कहाँ गए, ये सारी चीजें। आई थिंक यही मेनली यही तैयारी है। इसको थोड़ा स्ट्रक्चरल करके टाइमलाइन बेसिस पे अगर कराया जाए तो ये काफी हेल्पफुल होता है। क्या क्लास 6 से स्टार्ट किया, अभी तक का लेकर के सारी चीजें लिख डाली, क्या क्या इवेंट्स थे, क्या क्या लर्निंग्स हैं, क्या क्या ब्लंडर्स हैं, ये सारी चीजें। इसके अलावा तू अगर कोई इंटरव्यू देने जा रहा है तो उसके दिमाग हम्म। में कुछ ऐसी कुछ पॉइंट्स होने चाहिए कि दिमाग में रखे कि भाई कैसे बात करनी है, कैसे क्या करना है, कैसे जवाब देना है। तो इसके बारे में कुछ अगर तू पॉइंट्स बताना चाहे। अच्छा, तो ये तैयारी तो एक तो ये हो गई कंटेंट के बारे में जो हम कर रहे थे कि लाइव कंटेंट है तो उसके बारे में। और अगर मेंटेलिटी की रखी जाए तैयारी, कि मेंटेलिटी क्या होनी चाहिए इंटरव्यू में, तो मेरे लिए जो मेंटेलिटी काम करती है कि डर तो सबको लगता है। तो हाँ। बाहर तक जब आप बैठे रहोगे तो खूब डरोगे कि यार अभी मेरा टाइम आने वाला है, अभी तुरंत ही मेरे से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, पता नहीं क्या क्या होगा, इतनी अनसर्टेनिटी होती है वहां, इतने प्रेशर सिचुएशन में। तो आई थिंक उसमें बेस्ट है कि बाहर तक आप ब्रीदिंग ब्रीद आउट ये सब करते रहो, थोड़े से अपने दिमाग को काम रखो। और अंदर जाते ही आपको ये सोचना चाहिए कि इंटरव्यू में आपको जो पूछा जा रहा है वो बताना है, उससे ज्यादा उससे कम नहीं बताना है, कुछ छुपाना नहीं है। तो आप उस हिसाब से आप इंटरव्यू की तैयारी करिए कि हाँ हम ऑब्जेक्टिव, हर चीज में ऑब्जेक्टिविटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि हाँ जो क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव है आप उसे पूरा सर्व करें। वो आपसे कुछ पूछ रहे हैं और आप कुछ और बता रहे हैं, तो फिर वो आपका पर्पस सर्व नहीं करेगा। ये चीज है। और जब आप बोल रहे हैं तो आपको ये समझना है कि आप किसी को कोई आंसर देते हैं तो आप किसी को सेटिस्फाई करने के लिए नहीं देते। ये हम लोगों में बहुत मिसकंसेप्शन होता है, हम बाहर आके ही बात करते हैं कि यार वो इंटरव्यूअर जो है वो सर सेटिस्फाइड नहीं हुए आंसर से। तो एक्चुअली क्या है कि एक तो हम इतने इतने अभी एज नहीं है, इतना हमारा एक्सपीरियंस नहीं कि हम समझ सके कि कोई सेटिस्फाइड है या नहीं है। तो हमें तो खाली इस पे ध्यान रहना चाहिए कि जो वो पूछ रहे हैं उसका आंसर हमें सच सच जो भी हमारे लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं उसको बोल्डली और एकदम कॉन्फिडेंस के साथ कामली बता देना चाहिए, अच्छे वर्ड्स का सिलेक्शन करके। आई थिंक एसएसबी में कम्युनिकेशन स्किल्स का इसीलिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है कि द चॉइसेस ऑफ वर्ड्स दैट यू मेक चूज योर डेस्टिनी। आई थिंक ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तो हम लोगों ने इंटरव्यू के बारे में अच्छा खासा डिस्कस कर लिया है। तो ऐसा कोई कुछ रैंडम क्वेश्चन एब्रप्टली आ जाता है ना, ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा था क्या कि अचानक से आ गया, अरे भाई ये क्या पूछ लिया, ये तो मैंने पहले हाँ से हाँ, सोचा भी नहीं इसके बारे में। ऐसा कुछ आया था हाँ इस बार? हाँ, ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं अचानक अचानक से। जैसे यही वाले थे कि इसके बारे में सोचा नहीं था मैंने कि वो अचानक से पूछ डालेंगे कि ये इधर से इधर जा रहे थे तो ये वाला इक्विपमेंट क्या था। हाँ ठीक है। हाँ हाँ। और फिर अचानक से उन्होंने ये पूछ लिया कि अच्छा आलू का रेट क्या चल रहा है तुम्हारे स्टेट में। ये, या वो अचानक से उन्होंने पूछ लिया अच्छा जो तुम पैराग्लाइडिंग करने गए थे तो उसका जो हार्नेस था वो किस मटेरियल का बना हुआ था। तो इसमें आई थिंक यही है कि इतने सीनियर ऑफिसर के सामने इतना इंटिमिडेटिंग जब लग रहा होता है तो ठंडा दिमाग रहेगा तो ऑटोमेटिकली अगर आपको नॉलेज होगी या अगर आपने कहीं ना कहीं सुना होगा या दिमाग में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा तो वो आंसर निकल के आ जाएगा कामनेस में। लेकिन अगर आप काम नहीं है, पैनिक में है ऑलरेडी कि यार ये क्या पूछ लिया, ये तो मैंने सोचा नहीं था इन्होंने, क्या ये क्या पूछ डाला है, तो फिर आपके तो आंसर्स नहीं निकल के आएंगे कभी भी। तो एब्रप्ट क्वेश्चंस का यही सॉल्यूशन है कि ब्रेन को शांत ठंडा रख दिमाग करके। से। हाँ, चलो फिर यार, यहाँ पे हमारा इंटरव्यू हो जाता है। इंटरव्यू के बाद आता है हमारा जीटीओ, जिसमें सबको मजा आता है ना? बहुत मजा आता एक एक जीटीओ है। तो हम लोगों ने साथ में खुद ही दिया है। मजा आया था, 20 एसएसबी बहुत भोपाल। बहुत बहुत वो एक अलग ही एक्सपीरियंस था। अलग तो इस बार एक्सपीरियंस तेरा, है। हाँ तेरा इस बार जीटीओ का एक्सपीरियंस कैसा था? सबसे पहले जीडी की बात करते हैं। ठीक है, तो जीडी में था आपने कि उन्होंने दो टॉपिक्स दे दिए सामने कि हाँ इनमें से कोई एक आप लोग चूज कर लीजिए। तो उसमें क्या है कि लोग थोड़े से कंफ्यूज दिख रहे थे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो वहां पे फॉर्चुनेटली मैंने ग्रुप को, आई वॉज एबल टू लीड द ग्रुप टू अ चॉइस ऑफ सब्जेक्ट कि हाँ ये ले लेते हैं, इस पे डिस्कशन कर लेते हैं। तो ग्रुप अग्री कर गया, फिर हमने चालू कर दिया डिस्कशन उस पे। तो फिर वो डिस्कशन चालू हुआ तो तीन चार पॉइंट्स आई थिंक सारे बोल पाए। उतने देर में जीटीओ साहब उन्होंने देख लिया कि हाँ सब रिपीट हो रहे हैं। ये तो जीटीओ सर ने फिर बोल दिया कि ओके जेंटलमैन, आई थिंक यू गाइस हैव एग्जॉस्टेड द पॉइंट्स दैट यू हैड एंड नाउ ओनली रिपीटेटिव पॉइंट्स आर कमिंग, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। तो जी फिर जीडी 2 हुआ।
GD2 में भी सेम ऐसा ही हुआ कि इस बार, लेकिन हमें चॉइस नहीं था कोई सब्जेक्ट का कि या हाँ टॉपिक का कि हम क्या टॉपिक चूज करें। तो उन्होंने अपने हिसाब से एक दे दिया, फिर हमने चालू किया और इसी पे हुआ। तो अपने में बहुत मजेदार टॉपिक था, थोड़ा सा मजेदार क्या मतलब, थोड़ा सा ऐसा था कि बड़ा ही ट्रिकी था कि व्हाट विल बी द नेक्स्ट एपी सेंटर ऑफ टेररिज्म इन इंडिया। तो उसमें था एक नॉर्थ ईस्ट था, एक पंजाब था, खालिस्तान, और एक कश्मीर। अब हम लोग परेशान कि यार इन तीनों में ही उस समय करंट अफेयर्स में चल रहे थे, भाई, तो अभी भी आग किसे लगी हुई बैक है करें। भाई। अभी तो वही, और बुरा हाल है। अभी तो और बुरा हाल है। अभी इस टाइम हो रहा होता तो ये तो और फिश मार्केट बनता है ये, कि कोई ये बोलता है नहीं नहीं नॉर्थ ईस्ट, कोई ये बोलता तो कि पंजाब, नहीं कोई ये बोलता कि कश्मीर। तो ऐसे ही हुआ। और उसके बाद फिर इसमें मैंने यही चीज रियलाइज करा कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं होता कि हाँ आप एक ही को चूज करो और उसी को लेकर के बोलो। मतलब आप, वो पंजाब भी हो सकता है किसी के परसेप्शन से, अगर आपके पास डेटा है तो आप बैक कर सकते हैं। तो और वो नॉर्थ ईस्ट भी हो सकता है। देर इज नो नेसेसिटी कि आप सामने वाले को डिसअग्री करके ही अपने पॉइंट को पुश करें। मतलब इट्स ए ग्रुप डिस्कशन, नॉट अ डिबेट। तो आई थिंक हम लोग में से बहुत लोग ये भूल जाते हैं और हम डिसअग्री वगैरह करने लगते हैं वहां। तो डिसअग्री करने का तो आई डोंट थिंक कि कोई पॉइंट बनता है, क्योंकि वो तो डिस्कशन है। यार, तो जैसे तूने अभी बोला कि सबके अपने अपने परसेप्शन होते हैं कि भाई ये इंपॉर्टेंट है, फिर उसको बैक करने के लिए हमारे पास डेटा पॉइंट्स होने चाहिए, फैक्ट्स होने चाहिए, फिगर्स होने चाहिए। तो इसके लिए तूने मतलब कैसे तैयारी करता था? ये जर्नल अवेयरनेस और न्यूज़पेपर रीडिंग, लाइक सॉर्ट ऑफ। अच्छा, तो न्यूज़पेपर पढ़ने में पता नहीं क्यों मुझे बहुत वैसा हो जाता था कि क्या, एक तो ऑपेड होता है ना, तो ऑपेड में थोड़ा सा वो ओपिनियन ज्यादा लगता है। तो उस चक्कर में आई थिंक मैं थोड़ा सा परस्यू करता हूँ इस चीज को कि इंडिपेंडेंट ओपिनियन ज्यादा अच्छा लगता है उसको सुनने में, रादर देन वो पॉलिटिकल हो। तो आजकल जो प्रॉब्लम्स मैं देख रहा हूँ कि न्यूज़पेपर्स भी डिवाइडेड हो गए हैं, कि न्यू इंडियन एक्सप्रेस राइट विंग हो गया है, पुराना इंडियन एक्सप्रेस लेफ्ट विंग हो गया है, हिंदू लेफ्ट विंग है। तो इस तरह से थोड़ा सा वो चीज आ जाता है, बायसनेस तो आ गई है। न्यूट्रलिटी नहीं आ पाती, बायसनेस आ जाती है। तो इसके लिए आई थिंक कुछ कुछ चैनल्स यूट्यूब में मैं फॉलो करता था जो सिर्फ इन्फॉर्मेशन देते थे। इन्फॉर्मेशन के हम्म। बेसिस पे हम खुद ही बना सकते हैं। आई थिंक हम लोग इतने अवेयर हो चुके हैं, या इतना 22 के एज में, 23 के एज में हमारे पास इतनी नॉलेज है या इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि हम उसमें एक परसेप्शन बना सकते हैं। तो आई थिंक करंट अफेयर्स बाय प्रशांत धवन एक अच्छा चैनल है, उसको फॉलो करना चाहिए। स्टडी IQ फॉलो करना चाहिए। और स्ट्रैट न्यूज ग्लोबल बाय नितिन गोखले सर, ये एक बहुत अच्छा चैनल है, इसको फॉलो कर सकते हैं। अमित सेन गुप्ता। तो ये सारे कुछ 3-4 चैनल्स हैं, आई थिंक यही मैं मेनली इनके वीडियोस देखता था। तो ये डेली बेसिस पे जो इंपॉर्टेंट कुछ कुछ इवेंट्स होते थे तो ये अपना अपलोड्स भी करते रहते हैं, तो उससे हम्म। मिलता रहता था। तो बस यही था अच्छा। मोस्टली। चलो ठीक है यार, ये जो तूने चैनल्स बताया ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं भी इनको हाँ। फॉलो करता हूँ। और मेरे से ना बहुत सारे कैंडिडेट्स पूछते रहते हैं कि यार हम लोग क्या चीज फॉलो करें इन ऑर्डर टू गेन दी जनरल अवेयरनेस, और जो भी हमारे अराउंड द वर्ल्ड हो रहा है। क्योंकि बहुत सारी जगहों पे हम्म जैसे तूने बोला बायसनेस है। भाई, कुछ चैनल हम्म है इंक्लाइन टुवर्ड्स गवर्नमेंट, कुछ है अपोजिशन की हम्म, तरफ, तो उनको समझ नहीं आता। तो ये जो अमित सेन गुप्ता है, कितने अच्छे वीडियोस बनाते हैं वो। और ये जो हाँ। बहुत सारे तूने चैनल्स के नाम बताए, हम्म तो ये हमारा जीडी का हो जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद हम्म हमारी आती है जीपी, ग्रुप प्लानिंग हम्म, एक्सरसाइज। तो ग्रुप हाँ। प्लानिंग एक्सरसाइज में कैसे क्या हुआ था तेरा इस बार? बस यही तो इस बार मैंने रियलाइज किया हार्ड एंड फास्ट तरीके से कि जीडी तो ऐसे ही बदनाम है। असली फिश मार्केट तो जीपी है। जीडी में तो कोई फिश मार्केट ही नहीं बनता, लोगों के पास पॉइंट्स ही खत्म हो जाते हैं, सब एक दूसरे का मुंह देख रहे होते हैं कि अरे क्या अच्छा है, तुम बोलोगे, पता नहीं वो वेट करते रहते हैं कि हाँ, वो जो लखनवी नवाब वाला होता है कि पहले आप वाला हो जाता है लास्ट तक। जीपी में ऐसा होता है, सबके पास कुछ ना कुछ बोलने को है, टाइम इतना कम है, सब सॉल्यूशन देना चाहते हैं और सब सॉल्यूशन रिपीटेटिव देना चाहते हैं। सबके तो ओपिनियन है। सबके ओपिनियन है और रिपीटेटिव ओपिनियन है, मतलब वो हो चुका है ऑलरेडी डिस्कस, लेकिन उसके बारे में भी बात करना है लोगों को। तो वो आई थिंक मेरे हिसाब से अगर उसकी तैयारी का रखा जाए तो एक तो अगेन जैसे मैं कहूंगा कि प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम्स में बांटना चाहिए। तो जैसे अगर जीपी है तो पहले घर बैठ करके आप अपने ब्रेन के हिसाब से बांट लीजिए कि आपको कितने अलग अलग फेजेस लग रहे हैं जीपी में। कि पहले वो कहानी नरेट करेंगे, उसके बाद वो मैप दिखाएंगे, मतलब नरेशन और मैप एक साथ हो गया कि ये यहाँ पे ये ओपन फील्ड है, ये यहाँ एक्सप्लेन पे कर देते मेटल हैं। रोड है, मतलब पूरा एक्सप्लेनेशन वाला जो रहता है पार्ट वो हो गया। और नैरेटिव पढ़ा उन्होंने, फिर उसके बाद अगला आता है जब आप नैरेटिव पढ़ते हैं। फिर आप नैरेटिव पढ़ते हैं, उसके बाद अगला आता है जब आप सॉल्यूशन लिखते हैं। उसके बाद अगला फेज आता है जब आप सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं अमंग द ग्रुप। तो आप इस हिसाब से बांट लीजिए, तो इस हिसाब से आपके दिमाग में आ जाएगा कि पहले जब वो
पढ़ रहे होते हैं नैरेटिव, तो उतने में कितना मिनिमम इंफॉर्मेशन आपको कैच हो जाना चाहिए, वो हो गया। उसके बाद फिर जब आप पढ़ें तो कितना इंफॉर्मेशन आपका जो है रिवाइज हो जाना चाहिए, इस हिसाब से फिर आप उसका सॉल्यूशन लिखिए। सॉल्यूशन में मैं सजेस्ट करूंगा कि हमेशा, जैसे बहुत सारे हमारे पास बुक्स अवेलेबल है इंटरनेट पे, मार्केट में। कमांडर नटराजन सर की बुक तो किसी ने नहीं पढ़ी, सभी ने पढ़ रखी है। बाइबल कहते नटराजन उसे। सर, बाइबल है वो तो एसएसबी की। वो हो गया, फिर अपने कर्नल नेहरू सर की जो बुक है वो वाली। तो वो सारी, ये सारी बुक्स में कहीं ना कहीं से कोई ना कोई आपको एक ना एक इलस्ट्रेशन दिए होता है कि किस तरह से आपको उसको लिखना है, किस तरह से प्रेजेंट करना है। या फिर आप अगर ओरिजिनल है तो आप, अगर आपका ओरिजिनल कुछ मेथड है तो आप उस हिसाब से लिखिए। बट वो एक ऑर्गेनाइज मैनर में होना चाहिए। मेरा थॉट प्रोसेस ये है कि अनऑर्गेनाइज तरीके से आपको जीपी सॉल्यूशन नहीं लिखना चाहिए। पहले से ही आप सोच करके चलिए कि ऑर्गेनाइज तरीके से लिखेंगे, रादर एसएसबी में सारी चीजें ऑर्गेनाइज तरीके से लिखनी चाहिए। तो आप उस हिसाब से लिखिए उसको। फिर जीडी का वेट करिए, फिर जीडी आएगा। फिर जीडी में आप फिर से वही सारे रूल कि स्पीक लेस बट सब्सटेंशियल। जहां ग्रुप फंस रहा है या जहां आपको लग रहा है कि ग्रुप लॉजिकली कोई मिस्टेक कर रहा है कि नहीं नहीं हमें, कभी कभी ये सारे डिस्कशन होते हैं कि नहीं नहीं हमें यहाँ जाना चाहिए कि यहाँ जाना चाहिए, तो उस हिसाब से आप लॉजिकली सोच करके बताइए कि जनरली होता है कि जब आपको कोई हेवी इंजरी हुई रहती है किसी को, तो वो गोल्डन आवर कहते हैं स्टार्टिंग के 1 घंटे को। तो 1 घंटे का टाइम जो है बहुत प्राइसलेस होता है। तो कोई अगर आपके स्टोरी में अगर पिच कर रहा है कि 35 किलोमीटर दूर कहीं ले जा रहा है और सॉल्यूशन 10 किलोमीटर दूर में ही हो सकता है उसका, तो आप उसको पिच करिए लॉजिकली कि ग्रुप में कि जेंटलमैन आई थिंक दिस शुड बी द लॉजिकल सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, कि हमें यहाँ जाना चाहिए ना कि यहाँ, क्योंकि हम एक्स्ट्रा टाइम सेव कर सकते हैं इन पेशेंट्स के लिए। तो इस तरह से आई थिंक लॉजिकली आपको पॉइंट्स वगैरह करने चाहिए। और अगेन, ओवर थिंकिंग नहीं करनी चाहिए। आपको आराम आराम से सोच समझ करके जितना लिखा है ऑब्जेक्टिव उतना ही करना है। ये मेनली हम जो गलतियां करते हैं कि प्लेन दिखा दिया तो प्लेन को क्रैश कराना जरूरी है, बॉम्ब दिखा दिया तो बॉम्ब को फोड़ना जरूरी है। तो ये सारे काम नहीं करने चाहिए। मतलब आई थिंक ये तो हमारे एवरीडे लाइफ में होना चाहिए कि इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ कोई अगर चैलेंज है तो उसको हम पहले ही खत्म कर देंगे, उस चैलेंज को पूरा उसका फाइनल फॉर्म आए हार्मफुल वाला, उससे पहले ही खत्म हो जाए। तो यहाँ पे दोस्तों यही मैं है। एक बात बताना चाहूंगा। सिद्धार्थ, तेरे को याद है अपन जब 20 एसएसबी में थे, हमारा जीपी चल रहा था, तो वहां पे एक स्टोन क्वारी करके था। ठीक है। हाँ और हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो स्टोन क्वारी में क्या बता रहे थे कि वहां पे बहुत ही बॉम्ब्स की आवाज आ रही है, एक्सप्लोजन की आवाज आ रही है। तो तूने हम्म ही एक पॉइंट बोला था वहां पे, मुझे अभी आज तक याद है कि तूने जीडी के बीच में हम लोग सब सोच रहे थे कि हम लोग वहां पे एक टीम को सेंड करेंगे और जो लड़की का जो हम्म बाप है वहां पे फंसा हुआ है उसको निकालेंगे। हम्म लेकिन तूने एक बहुत ही हम्म अच्छा पॉइंट बोला था कि यार वो तो स्टोन क्वारी है, तो वहां पे हम्म, स्टोन्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए एक्सप्लोजन तो होगा ही, इट इज अ नॉर्मल हाँ। प्रोसेस वहां पे। तो वहां पे कोई हम्म सिचुएशन प्रॉब्लम नहीं है, वो हम्म हम्म नॉर्मल हम्म, हम्म, प्रोसीजर है। आप अश्योर हाँ। इंश्योर करने के लिए जा सकते हो कि हाँ देख लो वहां पे जाके, लेकिन इट इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम। तो ये राइट वाला राइट पॉइंट राइट। मुझे तेरा बड़ा वैलिड लगा था कि इंटेंसिटी को बढ़ाना नहीं है, उसको कम करना है। कम करके देखना है कि हाँ भाई वो तो है। ठीक है। तो हाँ। वो तेरा पॉइंट मुझे बड़ा ये हर इम्प्रेसिव लगा। सारे सारे सॉल्यूशन को लिखने का आई थिंक ये बहुत हेल्पफुल पॉइंट रहता है कि हम जितना, क्योंकि जनरली हमें ये सारी चीजें पता होती है लेकिन हम ध्यान नहीं देते। हम सोचते हैं कि नहीं नहीं प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी है। तो जैसे वो वाला आपने बताया कि स्टोन क्वेरी में बॉम्ब एक्सप्लोजन हुआ और क्लाउड बर्स्ट बहुत बड़ा दिखा, सॉरी स्टोन डर्ट क्लाउड बहुत बड़ा बन गया था, हाँ डर्ट क्लाउड वाज द वर्ड। तो उसमें यही चीज ऑब्जर्व करने वाली थी कि स्टोन क्वेरी है तो स्टोन क्वेरी में तो बॉम्ब ही फटेगा, तभी तो स्टोन एक्सट्रैक्ट हो पाएंगे। और बॉम्ब फटेगा तो धूल वाले जगह में तो आ, जो है क्लाउड बनेगा ही डर्ट का। तो ये चीज था। अच्छा यार, थोड़ा सा तू स्ट्रक्चर के बारे में बता सकता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है ना कि हम्म, जो हम लोग लिखते हैं सॉल्यूशन को, उसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। अच्छा। तो स्ट्रक्चर में आई थिंक जो मैं फॉलो करता हूँ, सबसे पहले एम लिख दिया कि कहाँ हमें कितने बजे कहाँ पहुंचना है। तो ये यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, यहाँ से हमारा एजेंडा सेट हो जाता है कि हमें 5 बजे हमारे स्कूल पहुंचना है जो कि इस शहर में है, ये हो गया। और उसके बाद हम अगला लाइन लिख देते हैं कि हम अभी कहाँ पे हैं, वो लिख देते हैं कि करेंटली वी आर एट दिस पोजीशन। तो इससे हमारा पूरा एजेंडा सेट हो जाता है। उसके बाद हम प्रॉब्लम्स लिखते हैं कि 1 2 3 4 4 तरह के प्रॉब्लम्स, जो भी अपने प्रॉब्लम्स आते हैं उन प्रॉब्लम्स को मेंशन कर दिया। प्रॉब्लम्स को मेंशन करने के बाद फिर हम सॉल्यूशन लिख दें। तो ये, और बाकी आपके चॉइसेस के ऊपर है। कुछ लोग रिसोर्सेज वगैरह भी लिखते हैं, टाइम डिस्टेंस भी लिखते हैं। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप जरूर टाइम डिस्टेंस मेंटेन कर लीजिए कि हाँ ये वाले एक्सरसाइज को करने में या ये वाले एक्शंस को करने में हमें 2 घंटा लगा है या 1 घंटा लगा है। और रिसोर्सेज आप मेंशन कर सकते हैं कि हाँ इसमें हमने ये चीजें यूज कर रखी है। ओके। तो हमारा इसी के साथ जीपीई भी हो जाता है, और फिर आता है हमारा पीजीटी एंड एचजीटी।
तो जीटीओ में जो 4 टास्क बोले जाते हैं कि जिनके बेसिस पे होता है सिलेक्शन, तो वो 4 हमारे हम्म, जीडी होता है, जीपी होता है, पीजीटी एंड एचजीटी होता है। ठीक है, तो हम्म, पीजीटी के बारे में बता, तेरा इस बार पीजीटी कैसा गया था और तेरा अप्रोच क्या होता है पीजीटी के स्ट्रक्चर्स को लेके। ठीक है। तो हर बार की तरह पीजीटी सबसे ज्यादा एंटरटेनिंग टास्क है मेरे हिसाब से। आई थिंक इससे सब सब रिपीटर्स एग्री करेंगे। हर बार ऐसे ऐसे लोग आते हैं जो आपको खूब मजा एंटरटेन आता करते है। हैं, मतलब बहुत ही मजा आता है कि आज एकदम कियोटिक हो जाता है एनवायरनमेंट, कि कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। तो इस बार तो और ज्यादा मजा आ गया, क्योंकि हमारे जो जीटीओ सर थे वो बड़ी अनऑर्थोडॉक्स टाइप अप्रोच रखा उन्होंने। जैसे हम सारे सीनियर, हम सारे जितने भी इतने सारे रिपीटर्स। अटेम्प्ट्स दे करके रिपीटर्स बने हैं, जो हम लोग देखते हैं कि एक कॉमन प्रोसीजर है ना, कि वो पहले ऑब्स्टिकल नंबर 1 बताएंगे, ऑब्स्टिकल नंबर 2 3 4 ऐसे बताते हैं, उसके बाद फिर लास्ट में वो सीटी बजाते हैं कि चलो गो बैक टू योर ऑब्स्टिकल नंबर 1। उसके बाद फिर वो सीटी बजाते हैं गो, तब जाके स्टार्ट होता है। तो अब क्या है कि हमारे जो रिपीटर्स हैं मैक्सिमम, उन्होंने घर से इतना कंक्रीट कर लिया होता है इसको, कि प्री कंसीव्ड हो जाता है वो चीज, और नए चीज के लिए तैयार नहीं होते। तो और हमारे जो जीटीओ सर थे वो एकदम अनऑर्थोडॉक्स काम कर रहे थे, हर समय नई चीजें ही कर रहे थे। तो उन्होंने इस बार वो भी क्या किया एक्सपेरिमेंट कर कि रहे थे। हाँ, वो भी हमारे साथ एक्सपेरिमेंट, हम गिनी पिग थे उनके। बढ़िया। तो हाँ, वो अचानक उन्होंने ऑब्स्टिकल नंबर 1 2 3 4 पे गए। तो अब सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 1 पे जाएंगे। उन्होंने क्या किया, वहीं से सीटी बजा दिया, बोला गो ऑब्स्टिकल नंबर 4 से है। ठीक है। तो और जैसा कि हम जानते ही हैं, ये अपने जितने भी रिपीटर है सीनियर वाले 15 20, इनको तो ऐसे रहता है कि बस इनको कहीं से ये सीख के आते हैं कि बल्ली फट्टा हाथ में आ जाना चाहिए बस, बल्ली फट्टा किसी को नहीं देना। तो ब्रिज वो बनाओ, आगे रेस बढ़ो। लगाया वहां से, ब्रिज बनाओ आगे बढ़ो। ऑब्स्टिकल 1 में तो किसी से पूछना ही नहीं है। तो जो कि कितना गलत है, मतलब मैं तो इन सब चीजों को काफी सारा चीज नोट करता था कि यू आर सपोज टू डिस्कस अमंग योर टीममेट्स एंड देन यू आर सपोज टू डिसाइड व्हाट अप्रोच यू विल बी टेकिंग विद रीजनिंग, कि हम ये अप्रोच लेंगे क्योंकि ये रीजन है। बट ऐसा हुआ, उन्होंने सीटी बजाया और जैसा सोचा था रैट रेस बिल्कुल, वो ऑब्स्टेकल नंबर 4 से रेस लग गई, ऑब्स्टेकल नंबर 1 में कौन पहले पहुंचेगा। रेस मैं लगी, करूंगा। एक बंदा नीचे झुक के रोप उठा रहा है, एक बल्ली उठा रहा है। एक हमारे में बंदा था, उसने फट्टा मार दिया एक के सर पे, फट्टा मार के फट्टा रखा, चढ़ के चला गया। ओ भाई, इंजर्ड, इंजरी जीपी बना दी कि इस इंजर्ड मैन को जीपी भी बना लेके दी। चलो। रिटायर्ड हट कर दिया उसको, फट्टा मार के फट्टा रख के चला भी गया, और नोटिस भी नहीं किया कि उसने मारा उसको। बोलता सर फट तो गया, जाने दो। कोई टेंशन नहीं, हमें ब्रिज पार करना है। तो ये सब करके तो अपना ऐसे इंटरटेनिंग सा था। और इसमें भी वही है, ठंडा दिमाग, काम कंपोजर मेंटेन करके रखना है। तो मेरा यही अप्रोच था कि भाई टीम के बारे में देखना है, टीम का जो बेस्ट हो सकता है टीम के लिए वो अप्रोच चूज करेंगे। तो उसी से ही अंदर से ये चीज आती है कि आप जो भी कहो, टीम को जो भी पिच कर रहे हो, तो आप एक रीजनिंग दे करके पिच करो कि टीम हम ऐसा करना चाहे, हमें ऐसा करना चाहिए क्योंकि ये चीज। तो अगर आप कोई अप्रोच अगर सजेस्ट कर रहे हो, आपको क्यों लगता है उसको मेंशन कर दो, कि फ्रेंड्स आई थिंक वी शुड गो थ्रू द लेफ्ट अप्रोच बिकॉज इन द लेफ्ट साइड देयर आर लॉट ऑफ प्रोजेक्शंस। तो ये वाला चीज मैं फॉलो करता था। तो मेरे दिमाग में आया तो मैंने सजेस्ट किया, तो 2 3 बार ने टीम ने सुन लिया, 2 3 बार सुना भी नहीं, क्योंकि बच्चे थी बातें करते रहते, आवाज ही नहीं पहुंच पाती कभी कभार। तो ये हो गया। बट हाँ, फॉर्चुनेटली जो लास्ट वाला था, थर्ड ऑब्स्टिकल, वहां जाके टीम फंस गया। पूरी टीम ने कोशिश कर ली, हाथ लगा लिया सबने, ये वो करके हो नहीं पाया। तो आगे जो मोस्टली जो खड़े थे उनसे हुआ नहीं। उसके बाद फिर हमारे जीटीओ सर ने बोला कि इफ यू वांट टू चेंज समवन एल्स हैज एन आइडिया प्लीज कम फॉरवर्ड। तो हम आगे चले गए। और इसमें भी फिर चालाकी, एक कोई हमारा कैंडिडेट थे, उन्होंने थोड़ी सी चटकी कर दी। तो वो क्या है कि 3 को बुलाया था जीटीओ सर ने, चौथा छुप के आ गया। तो जीटीओ सर पूछते हैं कि आप लोगों को कितनों को बुलाया था मैंने। तो हम लोग बोलते हैं सर 3। आप लोग कितने हो, हम गिन रहे हैं एक दूसरे को देख के, अरे यार ये चौथा कहाँ से है, हम तो 3 ही आए थे। बोलता तो मैं अब तो तब इन हमें तीनों में रियलाइज ही हुआ। काउंट कर, वो हर हर एक हर चारों बंदे ना, वो अपने आप को 3 में काउंट कर रहे थे कि भाई ये एक्स्ट्रा हाँ, है, मैं तो 3 के अंदर हूँ। मैं तो चौथा चौथा नहीं हूँ, चौथा तो कोई और है। तो ऐसे अब उन्होंने, जीटीओ सर ने बोल दिया वही जो फौज का रूल है, 1 फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन। तो उन्होंने सबको गाली दी अच्छे से कि नहीं नहीं जेंटलमैन, ये ऐसे कैसे चलेगा, डांट डांट फटकार के भगाया पीछे कि अब चारों नहीं हो गया आगे। निकले तो यहाँ उस से। चक्कर में मेरी बारी मर गई। नहीं तो मैं सोच रहा था उसको आइडिया पिच करता कि इसमें ऐसे करेंगे। बट जो आगे 3 गए, तो उसमें क्या है कि इन्होंने ट्राई किया तो इनको आया नहीं, तो फिर दोबारा मौका आया कि कोई पीछे से आइडिया देना चाहता है क्या कुछ। तो फिर मैंने आइडिया पिच किया, इन्होंने अच्छे से सुना। तो ठंडे से आइडिया पिच करेंगे तो आइडिया सुनेंगे लोग आगे, तो वो एग्जीक्यूट भी हो जाएगा। एग्जीक्यूट हो गया, थर्ड ऑब्स्टिकल पार हुआ, उसमें जीटीओ सर ने एंड कर दिया उतने में कि ओके, टास्क वेरी वेल डन जेंटलमैन, कीप द हेल्पिंग मटेरियल ऑन द स्टार्टिंग लाइन और
ऐसे वैसे करके जो है। तो ये चीज था एक्सपीरियंस। और बाकी अगर आप अप्रोच की पूछते हैं, तो अप्रोच में बहुत सिंपल है, दो ही तीन रूल्स जो है दिमाग में मेरे ख्याल से होना चाहिए। आई थिंक हर रिपीटर जानता है, कैंटिलीवर बनता है, कैंटिलीवर बनता है। तो कैंटिलीवर ही बनाना है जाकर के वहां। तो आगे वही है कि टिका एक पीछे सपोर्ट दबा। खोजो। एक सपोर्ट है, एक एफर्ट है। तो कहीं एक एफर्ट खोजो, कहीं एक सपोर्ट खोजो। तो जनरली क्या होता है कि सपोर्ट उसको कहते हैं जहां पे हम टिकाते हैं उसको, अपने फट्टे को। और एफर्ट जो है वो जो पीछे जिसे जिससे उसको बांध करके रखते हैं। तो पहले सपोर्ट खोजो। सपोर्ट जनरली आगे कहीं होता है स्ट्रक्चर के आपके। तो वहां पे आप टिका दीजिए अपने बल्ली को या फट्टे को, जो भी है उस हिसाब से, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। और पीछे से फिर आप कहीं, अगर वो डायरेक्टली कहीं फंस रहा है तो फिर तो आपका कोई टेंशन ही नहीं, एफर्ट आपका रेडीमेड है। नहीं है तो फिर आपको एफर्ट बनाना पड़ेगा। सेम केस गोस फॉर सपोर्ट। कहीं कहीं होता है कि सपोर्ट भी नहीं बना है, एफर्ट भी नहीं बना है, लेकिन स्ट्रक्चर ऐसा रेडी रहता है कि आप उसमें ये बल्ली वगैरह बांध के, रोप वगैरह बांध के सपोर्ट और एफर्ट का जुगाड़ करना होता है। तो जुगाड़ करके मैं, आई थिंक यही अप्रोच है मेनली। ठीक है, तो यार एचजीटी भी सिमिलर ही होता है, तो एचजीटी में कुछ हाँ, ऐसा कुछ नया हुआ था कि तू बताना चाहे, शेयर करना चाहे अपना? एचजीटी में कुछ ऐसा नया तो नहीं हुआ। इस बार ये हुआ कि जैसे पीजीटी में स्टार्टिंग से मैं उतना आगे आगे नहीं आ पा रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली वो ग्रुप के भीड़। डायनेमिक्स भी बहुत सारा डिपेंड करता है। हाँ, कि आपके आपसे ज्यादा डोमिनेंट काफी सारे लोग होते हैं वहां पे, जो ज्यादा आगे आगे जा रहे होते हैं। तो आप, और जनरली क्या होता है कि आप उनको जानने भी देना चाहिए, क्योंकि हम कहाँ जानते हैं कि वो क्या आइडिया लगाएंगे, क्या कोऑपरेशन, पता। कोऑपरेशन भी दिखाना है, टीम कॉपरेशन। वर्क। हाँ, मतलब दिखाने का तो कुछ है ही नहीं, वो तो ऐसे अंदर से आ जाते हैं कि हाँ चलो, अगर इनका आइडिया काम कर जाता है तो वेल एंड गुड, फिर हमें क्या ही करना है। तो वो चीज, तो इस हिसाब से चल रहा था। फिर एचजीटी में क्या है कि एचजीटी में फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली कहें, कि किसी का आइडिया लग नहीं रहा था। तो इससे पहले मेरा आइडिया आ जा रहा था। तो आइडिया घुसा, पहले वाले का आइडिया लगाया, फिर पार हो गया, दूसरे वाले का आइडिया लगाया, फिर पार हो गया, लास्ट वाले पे पहुंचा। उसको थोड़ा टाइम लगा। मैं जाके ऑब्स्टेकल के ऊपर ही बैठ गया। ऑब्स्टेकल के ऊपर बैठ के मैं उसको जांच रहा हूँ कि अच्छा क्या है क्या नहीं, क्या घूम रहा है क्या नहीं करके। फिर आइडिया आ गया उसका भी, तो कर लिया। तो इसमें आई थिंक एचजीटी में यही था कि थोड़ी सी लक भी कभी कभी साथ होती है आपके। तो आपको ही आइडिया सबसे पहले आ जाता है। तो फिर ये अप्रोच था। चलो हमारा 4 टास्क हो जाते हैं जीटीओ के, ठीक है, जीडी हो गया, जीपी हम्म। हो गया, पीजीटी हो गया, एचजीटी हो गया। तो मेनली ये हम्म। टास्क कहा जाता है कि ये मेन टास्क है हमारे। अब हम लोग हम्म। आगे बढ़ते हैं जीओआर की हम्म। तरफ। ठीक है, हम्म। तो जीओआर तेरा इस बार कैसे हुआ था, और कुछ चीजें जो तू शेयर करना चाहे उसके बारे में, कुछ टिप्स। बिल्कुल। तो जीओआर इस बार एवरेज एवरेज से ही हुआ था। वैसे इस बार सच में हमारा टीम फर्स्ट आया था। ये जो सीक्रेट है, ये आज तक लोगों को पता ही नहीं चलता फर्स्ट कौन आता है। इस बार लेकिन क्लियर विनर थे हम। हाँ, लेकिन लास्ट तक आने नहीं दिए हमें। वो अलग चीज है। तो ये था, दो बार रिपीट करा दिया हमें। तो फिर भी हम लास्ट में 5 सेकंड पहले ही पहुंच गए। तो इस बार हम क्लियर कट विनर्स थे। तो ये चीज तो पहले अच्छी हुई, डिफरेंट हुई हर बार से। और बाकी कुछ खास इसमें स्ट्रेटेजी नहीं थी, जो वही था कि टीम को पुश करने वाली बात की। अगर कहीं पे कोई लंबा है, तो मैंने देखा है लोग लड़ते रहते हैं कि यार मैं चढ़ाऊंगा, मैं चढ़ाऊंगा, मैं यहाँ चलूंगा, मैं आगे जाऊंगा, मैं पीछे रहूंगा। आई डोंट थिंक कि इसमें कोई बहुत ज्यादा पॉइंट है, क्योंकि जीआर तो पूरा पूरा एंजॉय करने वाला एक्टिविटी होता है। और उसमें जितना आप देखो कि कोई फंस रहा है अगर, तो उसको जरूर से हेल्प करो। अगर नीचे कोई किसी के कंधे पे चढ़ के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है पर चढ़ नहीं पा रहा है, तो आप उसको पुश करिए पीछे से। ये भी एक पॉइंट है, अगर आप पॉइंट के टर्म्स में ही एसएसबी को सोच रहे हैं तो आई डोंट थिंक कि इसमें किसी को कोई पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए, एंजॉय करना चाहिए। और हाँ, एक टिप जो हो सकता है वो ये है कि जब कभी कभी वो पॉइंट रिपीट करने बोलते हैं, कि आपने कोई पेनल्टी करी है आपके टीम ने, तो बोलते हैं कि कौन रिपीट करेगा इस ऑब्स्टेकल को, दोबारा से कौन करके आएगा। तो आप फिर उसका ऑब्स्टेकल की डिफिकल्टी को मत देखिए। आप उसमें आई थिंक आपको करना चाहिए कि एक बार रिपीट या दो बार रिपीट, बट उससे ज्यादा नहीं करना चाहिए। फिर वो देखने में लगेगा कि हाँ 100% ये चीज जो है शो ऑफ करा जा रहा है, या फिर जस्ट टू प्रोजेक्ट इम्प्रेस, ये काम इम्प्रेस किया जा रहा जीटीओ। है, इम्प्रेस। हाँ, इम्प्रेस जीटीओ ये वाला तो वो नहीं करना चाहिए। अपने मन से जो, दिल से जो ग्रुप डायनेमिक्स आती है कि हाँ नहीं ये तो मुझे करना चाहिए यार, ये ग्रुप ने कोई गड़बड़ किया है तो मेरी भी जिम्मेदारी है कि इसको करे। तो यही है जीओआर में, तो और कुछ खास नहीं था। अच्छा, चलो फिर यार जीओआर हमारा हो जाता है, फिर उसके बाद आता है हम्म। हमारा लेक्चरेट, हाँ, लास्ट टास्क ऑफ द डे वन जीटीओ। ठीक है, तो लास्ट था। लेक्चरेट तेरा कैसा गया था, और तू लेक्चरेट के लिए कैसे प्रिपेयर करता है? तो लेक्चरेट इस बार अच्छा ही गया था, लेकिन पिछले भोपाल से थोड़ा सा डाउन, हल्का सा डाउन था।
तो भोपाल वाला भोपाल में यार तो मुझे आज तक याद है। वो तो नेक्स्ट लेवल था। भाई भोपाल वो वाला एक तो बार नेक्स्ट लेवल हो वो गया था। लाइन एक बार बोलेगा जिससे तूने भोपाल में जो लेक्चरेट यूज किया था ना, वो जो एक हाँ कोट था, वो एक बार हाँ बोल, एक हाँ। बार मस्त लगा मेरे को। हाँ तो भोपाल में तो टॉपिक मिल गया था एंड्रॉयड ओएस। तो अब एंड्रॉयड ओएस तो था मेरे पास, लेकिन मैं हर समय कोशिश करता हूँ, और आई थिंक ये मेरे स्ट्रेटेजी का पार्ट है जो मैं आगे बताऊंगा अभी कि जब भी आप कभी भी डिलीवर करना चालू करो, कोई वर्बल स्पीच या किसी चीज के बारे में कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं, तो आई थिंक 3 मिनट के टाइम में आपके पास टाइम बहुत कम होता है। तो आपको कैप्टिवेट करना होता है ऑडियंस को पहले, सो दैट दे स्टार्ट लिसनिंग टू व्हाट यू आर सेइंग। तो कैप्टिवेशन के लिए आइदर एक फैक्ट यूज कर सकते हैं, या कोई कोट यूज कर सकते हैं, जो कोई फेमस कोट है या कुछ है, या आप बना सकते हैं खुद खड़े खड़े जैसे मैंने किया था। तो अब एंड्रॉयड को लेके मेरे पास कोई खास ऐसा कैप्टिवेटिंग फैक्ट नहीं था उस टाइम पे। तो मैंने सोचा कोट बना देते हैं। तो एंड्रॉयड से रिलेटेड क्या है, एंड्रॉयड फोन होता है, और फोन क्या है, स्मार्ट होता है। तो मैंने स्मार्टफोन पे कोट बनाते हैं जिसको बाद में एंड्रॉयड से कनेक्ट कर देंगे। तो मैंने कोड बना दिया कि फ्रेंड्स, एज वी हैव बीन हियरिंग दिस फ्रेज कॉमनली दीज डेज, दैट पीपल आर गेटिंग डम्बर एंड गैजेट्स आर गेटिंग स्मार्टर एंड स्मार्टर करके, और फिर हंस हंस भी दिया उस पे, खुद ही जोक और मारा, खुद ही हंस दिया। सार्कास्टिक स्माइल थी भाई वो, और हम लोग भी देख के हंस दिए, वो हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे ये सब, कि भाई तू बिल्कुल एक फ्लो में चला गया, एक अलग जोन में था। कि अरे मैं खुद ही बोल रहा हूँ, खुद ही सार्केज्म मार के हंस भी दे रहा हूँ, तो ये बढ़िया हो जाता है उसमें। पूरा एक अपने ही वो फीलिंग में आ जाते हैं फिर कि हाँ चलो ठीक है, एक अच्छी स्टार्ट मिल जाती है। तो सिमिलरली इस बार भी ऐसा कुछ कोशिश किया था, पूरा हिट एंड मिस, कभी कभी हिट हो जाता है, कभी कभी मिस हो जाता है। तो इस बार जो है वो मिस था, पूरा प्रॉपरली नहीं हुआ था, बट मोर और लेस क्योंकि कॉन्फिडेंस होता है ये एक पुश दे देता है। उसके बाद जो है आप डिवीजन कर दीजिए, तो बता दीजिए अपने पब्लिक को, ऑडियंस को, कि आप किस तरह से आउटलाइन क्या रखेंगे अपने टॉपिक का, पहले आप क्या बताएंगे, फिर क्या बताएंगे, फिर क्या बताएंगे, तो एक आइडिया लग जाता है कि क्या आने वाला है। तो वो एक चीज है। उसके बाद आप अपना कंटेंट चालू करिए कि हाँ मेरा कंटेंट ये है, और फिर एक एक करके हाफ मिनट के हिसाब से 4-5 पॉइंट्स लेकर के, आई थिंक याद करने की तो कोई चीज नहीं, हाँ घर में जितना पढ़ सकते हैं आप, करंट अफेयर से जितने टच पे रह सकते हैं, क्योंकि दिस इज अबाउट मेकिंग एन ओपिनियन वहां पे, कि आपका क्या ओपिनियन है उसके बारे में। कोई रट्टी रटाई चीज तो आपको बोली नहीं है वहां पे, और इतने सारे टॉपिक्स हैं इन द वर्ल्ड, तो आप कितनी चीजें पढ़ के जाओगे घर से। तो ये सजेस्टेड भी नहीं है, जितना हो सके आप पढ़िए चीजों को अलग अलग, कि ये क्या है, ये क्या है, और वहां जाकर के कॉन्फिडेंटली चीजों को कनेक्ट करके जितना बोलना है वो बोल सकते हैं। खड़े एकदम एकदम पूरे स्टैंडर्डाइज पोजीशन पे खड़े रह के, एकदम अलर्टनेस के साथ 3 मिनट का लेक्चर अच्छे से डिलीवर करिए। हाँ मेक श्योर कि आप एंग्शियस ना हो, एंग्जाइटी ना हो आपके अंदर, कि आप किसी के वार्निंग बेल पे उठ जा रहे हैं, खड़े हो जा रहे हैं अपने सीट से। वार्निंग बेल किसी के लिए थी, आपको याद होगा हमारे भोपाल में ऐसा हुआ था कि वार्निंग बेल किसी के लिए बजी थी, खड़ा कोई हो गया था इधर, और उसके बाद फिर भाई वो सब अपना देख तो रहे हैं उसकी बिगाड़ता ही तरफ, है, दूसरे भी कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई हुआ क्या है, कि क्या एक करना मिनट मेरा चाहता हो है गया क्या। जीटीओ भी सोचते हैं अरे यार एक मिनट ये क्या हुआ। तो ये। वो काम नहीं करना है। और तो इस हिसाब से बाकी लेक्चर तो मोर और लेस काफी इजी एक्टिविटी है, 3 मिनट का लेक्चर डिलीवर करना है, तो एज एन ऑफिसर सबके अंदर इतनी गट्स तो होनी चाहिए कि 3 मिनट तक बोल कि सके। 3 मिनट लोग अपने दोस्तों के सामने तो बोल ही सकते हैं, है ना। तो हाँ यार बिल्कुल जैसे तूने बिल्कुल अभी बोला बिल्कुल। ना कि इस बार तेरा मिस था, तो ऐसा टॉपिक क्या, हाँ ऐसे क्या टॉपिक आ गए जो तुझे ऐसा चूज करना पड़ा? था तो नक्सलिज्म, और इसके बारे में मेरे पास इंफॉर्मेशन भी थी, लेकिन कोट नहीं था। तो अब क्या, कोट मैंने खड़े खड़े बनाया वहां, जैसे हर बार कि ये कोट बना पीपल के आर गेटिंग ये डम्बर बोल एंड डम्बर, स्मार्टफोन्स आर गेटिंग स्मार्टर एंड स्मार्टर। तो इस तरह का एक कोट मेरे दिमाग में आ रहा था कि ऐसे बनाता हूँ उसको। अब क्या मैंने इम्प्रोम्प्टू कर दिया कि चलो बन तो जाएगा ही, कोई टेंशन नहीं है। तो वो हाँ। बन तो जाएगा ही करके मैंने खड़ा हुआ जब, और वो पहली चीज मुंह से निकली, और वो कोट करेक्टली नहीं निकला, तो ना वो थोड़ा सा मेसअप हो गया। और उसके बाद फिर मैंने सोचा अरे यार ये तो डाउन चला गया। बट फिर वही है कि जो अपनी कॉन्फिडेंस होती है उसके थ्रू हम उससे बाउंस बैक कर सकते हैं। तो बाकी का आगे का जो कंटेंट था वो अच्छे से निकल गया, हिस्ट्री वगैरह सब कुछ जैसे होता है, ये सारे टॉपिक्स में हिस्टोरिकल टॉपिक्स हैं, तो कि कहाँ से चालू हुआ, आज का क्या सिनेरियो है, आगे क्या क्या उम्मीद है और चैलेंजेस हैं, तो ये इस तरह से बता दिया, तो हो गया था। चलो ठीक है, इसी के साथ हमारा लेक्चरेट हो जाता है, और फिर हम लोग हम्म बढ़ते हैं अगले दिन की तरफ, GTO 2। हम्म और हम्म GTO 2 में सबसे पहला टास्क अपना आइए होता है इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स। तो कैसा हम्म रिकॉर्ड रहता है तेरा, एवरेज क्या है, मतलब अपने पूरे जितने भी अटेम्प्ट्स हैं तेरे, और इस बार तूने हम्म। कितने किए थे?
अच्छा, एवरेज मेरा हर बार का यही, मैं थोड़ा आराम आराम से करता हूँ तो 11 निकल जाते हैं, ज्यादा टेंशन नहीं होती। तो हर बार का ऐसे ही चलता था। इस बार गड़बड़ हो गया था। इस बार ये हुआ कि पिछले बार में क्या होता कि हर बार मेरा बैलेंसिंग बीम जाके फंस जाता है। अदरवाइज मेरे फिटनेस लेवल पे मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं हुई कि बढ़िया झूलना टार्जन स्विंग पे और ये टाइगर हऊ लीप पे हऊ। कभी कभी कोई टेंशन नहीं हुआ। लेकिन टेंशन हो जाती थी हर बार ये बैलेंस बनाने में, बैलेंसिंग बीम में। और एक तो इतना खतरनाक टास्क है वो कि इंजर्ड हो गए तो बहुत बुरे इंजर्ड हो जाओगे फिर। तो ये हुआ कि इस बार मैंने सोचा कि पहला ही इसको करते हैं। पहला करेंगे तो टायर्ड लेग्स पे इसको नहीं करना पड़ेगा। अब मैंने पैर रखा, एक एक बार ट्राई किया, गिर गया, ठीक है। दोबारा ट्राई किया, दोबारा ट्राई करते ही मेरे जूते का सोल जो स्लिप कर गया और मैं चेस्ट के बल गिर गया और एकदम वो लकड़ी पे गिर पोल्स पे गया। गिरा क्या? हाँ, पोल पे चेस्ट के बल गिर गया सीधा। और बहुत तेज चोट लगी, बहुत ही तेज अरे चोट लगी, मतलब मुझे भाई। लगा कि पसली चली गई ऐसा। उसके बाद फिर मैंने सोचा नहीं यार, लेकिन अब रुक तो नहीं सकते, क्योंकि कुछ भी हो यू हैव नो एक्सक्यूजेस। क्योंकि तुम्हारी टेक्निक गलत है, तुमने चोट लगवाया है खुद को, तो ये कोई एक्सक्यूज नहीं हुआ कि मैंने कम किया करके। तो फिर उसको किसी तरह पार किया। और उसके बाद फिर वो उस बार भी हुआ नहीं, क्योंकि चोट लगी थी तो ठीक से बैलेंस नहीं बन पा रहा था। उसके बाद बाकी सारे ऑब्स्टिकल्स वगैरह करके आ गया। उसके बाद फिर दोबारा इस पे आया, दोबारा इसकी कोशिश किया लास्ट तक, मतलब इसको करते रह गया। फिर सिटी बच गई, तो यही हुआ कि 9 ऑब्स्टिकल्स हो गए, ये 10वां हो नहीं पाया। और हुआ नहीं तो मैं वो वाले काम पे नहीं करता। कुछ लोग ध्यान नहीं देते, रिपीट कर देते हैं कि ये हुआ नहीं, फिर भी रिपीट कर दिया, या उसको मतलब इनकम्प्लीट छोड़ के चले गए, गलत फॉर्म में किया उसको और रिपीट कर दिया। तो आई डोंट थिंक इसके कोई स्पेशल पॉइंट्स हैं कि आपने कुछ सही से नहीं किया और बाकी रिपीट कर रहे हैं। तो रूल्स फॉलो करना चाहिए कि 10 के 10 पहले आप कंप्लीट करिए फिर आगे जाइए। तो इस बार 9 हुए, अदरवाइज 11 12 ऐसे हो जाते थे। मतलब चटकी नहीं बनने की जरूरत है। नहीं, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब वो ये तो मैं तुम्हारे बाप सजेस्ट की करता उम्र का हूँ। बैठा है वहां पे। वो रोज देखता है ऐसे हाँ लड़के। हाँ, उसके साथ की नहीं, मैं तो टार्जन स्विंग में झूल गया लास्ट में, लेकिन हाथ स्लिप करके नीचे आ गया। अब वो आधे में ही आ गया, लेकिन हाँ झूल तो गया हूँ करके, आगे आ गया। पॉइंट्स तो मिलने नहीं उसके, उल्टा इट विल गो अगेंस्ट यू कि नहीं ये तो पूरा इसने स्विंग भी नहीं किया। और ये और छोटी छोटी इंस्ट्रक्शंस को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। जैसे टाइगर लीप में वो कहते हैं कि उसको पकड़ करके कूद नहीं जाना है इंस्टेंटली, उसको पकड़ करके उसमें रोप क्लाइंब करके नीचे आना है। तो वो चीज वरना लोग ध्यान हाँ। नहीं देते, वो करना चाहिए। ठीक है, तो यार तेरा कोई स्ट्रेटेजी रहता है कि उनको अटेम्प्ट कैसे करना है, या तू मतलब रैंडमली करता है? जिधर ज्यादा दिख जाता है, 9 10 7 8 वाले जिधर दिखते हैं उधर से चालू जहाँ करते एक हैं। एक गुच्छा बना हुआ है, 4 5 है, वहीं से शुरू करना है? हाँ, वहीं से चालू कर देते हैं। और फिर बस एक पैटर्न बनाने की कोशिश ऐसे होती है कि जब वो 30 सेकंड में दिखाते हैं, तो मैं सोचता हूँ कि अगर ये, क्योंकि पहले ही जाते ही आपके दिमाग में डेंसिटी मैप तो बन ही जाता है कि यार देखो ये इधर 10 है, 9 है, 8 है, 7 है, तो डेंसिटी का एक बन जाता है कि मैक्सिमम डेंसिटी नंबर पॉइंट के इधर है। तो समझ में तो आ जाता है इधर कहीं से चालू कर सकते हैं। तो वो चालू करने वाला पॉइंट फिर एक कोई भी उठा लेते हैं कि 9 से उठा लिया या 10 से उठा लिया, कुछ ज्यादा फर्क पड़ता नहीं उसमें। वो करके उसके बाद आप देख लीजिए कि आपकी ट्रेजेक्ट्री क्या बनेगी, आप किस पाथ से जाने वाले हैं। तो कोशिश करिए कि एक स्ट्रेट स्ट्रेट मतलब कि बिना मुड़े हुए कहीं पाथ बने आपका, कि अच्छा ठीक है इधर से गया, इधर आया, इधर आया, इधर आया, इधर आया करके एक प्योर पैटर्न में चले, कि दोबारा आपको पीछे भाग के कुछ रिपीट ना करना पड़े इस तरह से। और कुछ बीच में छूट गया, आप नहीं कर पाए और आपने बाकी 9 कर लिए, तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट पैटर्न इस तरह से मेंटेन करना चाहिए। तो आई थिंक इससे क्या होता है कि एक ऑर्गेनाइज तरीके से काम होता है। तो मुझे ये अच्छा लगता है इस तरह से करने में। चलो भाई, इसी के साथ हमारा इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स हो जाता है। और मतलब उसके बाद ठीक तो था ना? बैरेक्स में आके दवाई ववाई लगवाई? वो इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल खत्म होते ही जाके लेट गया मैं साइड में, बोला क्योंकि भाई इतना देख लो, दर्द कर रहा स्कैन था, वैन हाँ, कर कि लो। खत्म हो गया। हाँ, फिर गया एमआई, जो वहां पे अपने जो सोल्जर्स बैठे थे एमआई के, उनके पास गया, बोला सर इंजर्ड हो गया थोड़ा कुछ देख लीजिए। तो फिर उन्होंने बोला आप कैसे इंजर्ड हो गए, आप तो इन सब में सबसे फिट लग रहे हैं मैंने बोला सर फिटनेस तो ठीक है लेकिन चोट तो लगती है और फिटनेस के जो छाती पे अगर गिरेंगे किसी पोल के ऊपर, तो भाई डर तो हाँ लगेगा ना भाई, कुछ हुआ तो नहीं सर, है। अब फिटनेस कैसे बचा लेगा। तो मैंने बोला सर एक काम कीजिए, बाकी के अभी टास्क बचे हुए हैं कुछ, तो पेन किलर दे दीजिए और यहाँ वॉलिनी मार दीजिए। तो मैंने पेन किलर ले लिया, एक बार वॉलिनी मार दिया, बोला कि जयराम जी की अब बाकी के टास्क हो जाए किसी तरह और आगे बढ़ गया। चल चल। तो फिर एक्सरे एक्सरे कराया था क्या? नहीं, उसके बाद फिर बाहर आते तो मुझे समझ में आ गया था कि वो चोट जो थी वो मसल में लगी थी, वो रिब्स में नहीं लगी थी फॉर्चुनेटली, क्योंकि रेकमेंड हो गए तो उसके बाद तो फिर वो मेडिकल्स ही थे। तो मेडिकल्स हाँ, में तो एक्सरे फिर हो तो ही गए वही थे, तो होना मुझे ही लगा। था।
हाँ, एक पहले दिन था मेडिकल में एक्सरे वाला, तो मुझे थोड़ा सा डर था यार, कहीं कुछ छुपा हुआ फ्रैक्चर वैक्चर कुछ पेन निकल आया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। तो पर बाई भगवान की कृपा से वो ठीक ठाक निकल आया, तो ये था। जो होता है अच्छे के लिए होता जो है। होता है अच्छे के लिए होता है, चोट वोट सब लगी लेकिन हो गया। तो यार इसके साथ हमारा इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स हो जाता है। फिर आता है हम्म। हमारा कमांड टास्क। तो हम्म। तेरा कमांड टास्क तो जनरली अच्छा ही जाता है रिपीटर्स का, तो तेरा बता कैसा एक्सपीरियंस था। तो वही जैसे आपने बताया, रिपीटर्स को कमांड टास्क का थोड़ा बहुत आइडिया तो लग ही जाता है कि हार्ड है इजी है कैसा है। तो मेरा जनरली ऐसे ही कुछ हार्ड या तो बॉम्ब टास्क होता था या कुछ इस तरह का, जिसे हम बॉम्ब टास्क कहते हैं, वो सर्कुलर अप्रोच 3 तरह से अप्रोच करते हैं, तो वो वाला ही होता था। तो इस बार भी वही आ गया, बॉम्ब टास्क ही था। तो लेकिन इस बार एक यूनिक सी चीज हुई मेरे साथ। तो जब मैं वेर आई वाज कॉल्ड बाय द जीटीओ सर, तो मैं भाग करके गया। उसके बाद फिर वो जो होता है एक मिनी इंटरव्यू सा, वो पूछते पूछते हैं आपसे कि कैसा क्या रहा। तो उन्होंने पूछा, उसमें भी अलर्ट रह करके आंसर देना चाहिए सबको। तो वो कि आपने क्या 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 चीजें वो पूछ रहे हैं, ऐसा नहीं कि उसको लाइटली ले रहे हैं और चीजें भूल गए हैं। जो आपने मेंशन कर रखा है, जो आपने सोचा था कि प्रोजेक्ट करेंगे उसको, वो आप भूलना नहीं है लास्ट दिन तक। मतलब एटलीस्ट, वैसे तो होना चाहिए आइडियली, यू शुड ऑलवेज हैव इट इन यू, बट एटलीस्ट उन 5 डेज में यू हैव टू पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड, तो हमेशा याद रहना चाहिए जो जो चीजें आपने कर रखी हैं, जो भर रखा है हर चीज। तो वो इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू के बाद अचानक उन्होंने बोला कि ये स्पाइडर वेब के पास ले गए। अब मैं सोचा स्पाइडर वेब के पास कौन सा कमांड टास्क होता है, तो उन्होंने बोला स्पाइडर वेब पे चढ़ जा। तो मैं सोचा ये क्या है मतलब ये कमांड कमांड टास्क टास्क। में हो रहा है। ये कमांड टास्क होने से पहले हो रहा था, अब मुझे तो नहीं पता कि क्या चल रहा है मेरे साथ। स्पाइडर वेब पे चढ़ जा करके, फिर मैं स्पाइडर वेब पे चढ़ गया। फिर उतरा तो फिर भाग करके आया, तो उन्होंने बोला कि तेरा पैर अंदर क्यों चला गया। तो मैंने बोला सर आई डोंट नो। तो बोला दोबारा चढ़ जा। फिर दोबारा चढ़ गया स्पाइडर वेब पे। मैं और दिमाग मेरा एकदम बिल्कुल पजल कि चल क्या रहा है। बट स्टिल जैसा वही होता है कि डोंट थिंक अबाउट द रिजल्ट, थिंक अबाउट द प्रोसेस। तो जो वो बता रहे हैं उसको अच्छे से ओबीडियंटली कर लो, तो अपने बेस्ट एबिलिटीज पे। तो वही मैं कर रहा था कि क्या पता इसका कोई पॉइंट होगा, कुछ ओनली ही मतलब वुड नो। होगा। हाँ। हाँ, तो वो स्पाइडर वेब दोबारा भी करके चला है। तो फिर उन्होंने पूछा कि यू आर लुकिंग टायर्ड कुछ। तो मैंने बोला नो सर। बोला नो यू आर लुकिंग टायर्ड। बोला सॉरी सर। तो उन्होंने बोला कि व्हाई आर यू सॉरी, यू आर नॉट लुकिंग टायर्ड इंटेंशनली आई बिलीव। तो मैंने बोला नो सर। देन व्हाई आर यू सेइंग सॉरी। यस सर। तो ऐसे ही कुछ फूलिश काम चल रहे थे मेरे साथ, मैं समझ ही नहीं पा रहा था हो क्या रहा है। क्या वहां बोलूं मैं अनप्रेडिक्टेबल हो गया इनको मेरे अब। लिए। क्या समझाऊं। हाँ। फिर वो लेके गए मुझे कमांड टास्क के पास, फिर बताया सब कुछ, फिर मेरे सबॉर्डिनेट्स आए। तो यही है, कमांड टास्क अच्छा हुआ इस बार। लेकिन लास्ट वाला जो अप्रोच बचा था वो मुझसे नहीं हो पाया था सॉल्व। तो उन्होंने 2-3 अप्रोच करा के सब रेड 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 करके पूरा प्रेशर डाल के लास्ट तक ले गए मुझे, एकदम फाइनल पॉइंट तक। वो आई थिंक लास्ट सॉल्यूशन एक बचा था उसका। तो वो मैं डिकोड नहीं कर पाया, बट आई थिंक ओवरऑल उनको कंपोजर वगैरह ठीक लगा होगा। तो इसके हिसाब से जो मैं, अगर आप पूछे कि सजेस्ट क्या करना है लोगों को, तो कमांड टास्क का जो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आप अपने कामनेस और कंपोजर को ना लूज करें, शांत रहें, खड़े होकर के आप एक प्रोसीजर से प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करें, कोई रूल्स ना तोड़ें। रेड ब्लू इन दोनों रूल्स का ख्याल रखें कि आपका हेल्पिंग मटेरियल वगैरह ये सब टच ना करें, और आपके सबॉर्डिनेट्स भी ना टच करें इसको। तो आप पहले से उनको ये चीज एक्सटेंसिवली बता दें कि हाँ रेड मत टच कराना या ब्लू मत टच कराना, बिकॉज एट द एंड आप कमांडर है, तो सबऑर्डिनेट्स की गलती है आपकी गलती। तो यही मेरा मेन सजेशन है। और बाकी तो वो जो स्ट्रक्चर वाली जो आइडियाज हैं वो तो वही से सेम टू सेम है, पीजीटी एचजीटी एफजीटी सबके लिए ये है। अच्छा चलो ठीक है, फिर तेरे को कितने लोगों ने बुलाया था कमांड टास्क में एज अ मुझे सबऑर्डिनेट। 2 लोगों ने बुलाया था, 2 लोगों ने। और कितने लोगों का ग्रुप था। ग्रुप 8 8 लोगों का था आई थिंक, 8 या 9 लोगों का था, आई डोंट रिकॉल। अच्छा चलो ठीक है। इसके बाद तुम्हारा कमांड टास्क भी बहुत अच्छे से हो गया है। फिर आता है हमारा एफजीटी। तो एफजीटी में तू जो भी कहना चाहे बोल दे। एफजीटी में तो जो मुझे कहना है सबको ऑलरेडी पता है। एफजीटी वैसे भी मतलब उस टाइम तक तो सब कुछ ऑलरेडी डिसाइडेड ही होता है। तो सब कोई खेला हो ऐसा, चुका है। सब खेला हो चुका है, तो उसमें कोई ऐसा बिहेवियर ना करो जिससे आपका बना बनाया काम खराब हो जाए। कि आपने बहुत अच्छा एग्जीक्यूट किया लेकिन एचजीटी तक जाके आप अपने नर्व्स को नहीं संभाल पाए और आपने कुछ इस तरह का बिहेवियर दिखा दिया जो थोड़ा इस तरह का लगे कि इट्स एंटी ग्रुप या फिर इस तरह का कोई बिहेवियर। तो अदरवाइज जो है कि जो नहीं हो रहा है यहाँ तक, तो आई डोंट थिंक कि इसके बाद भी उसका कोई होप है। बट हाँ,
क्योंकि ये हमारी हैबिट है, तो होप कहीं तक भी नहीं छोड़ना चाहिए, लास्ट तक भी पुश करते रहना चाहिए। और वही जो कॉमन ऑप्टिमिस्टिक। ग्रुप बिहेवियर, वही ऑप्टिमिज्म जो पीजीटी में दिखाया, सेम टू सेम एफजीटी में दिखाना है। और ग्रुप के साथ मिलजुल करके लास्ट कुछ काम कर दो। कोशिश करो कि जो किसी लोगों को, अगर कुछ लोग परफॉर्म अच्छे से नहीं कर पाए, तो लास्ट में अगर आप कोशिश करो तो उनको थोड़ा प्रमोट कर सकते हैं कि हाँ, आपको लगता है कि हाँ ये सारे लोग अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाए, दो लोग या कुछ ऐसे, जैसे भी आपको लगे, तो आप उनको इस तरह से बोल सकते हो, ग्रुप को कन्विंस कर सकते हो कि हाँ, आई थिंक ग्रुप इन्हें थोड़ा सा एग्जीक्यूट करने देना चाहिए। तो ये एक अच्छी चीज है। तो इसी के साथ हमारा स्टेज 2 का जो टास्क वाला पार्ट है वो हमारा कंप्लीट होता है। फिर हमारा हम्म। आता है कॉन्फ्रेंस। ओ। तो तूने बहुत सारी कॉन्फ्रेंस देखी है, मैंने भी बहुत सारी कॉन्फ्रेंस देखी है। तो इस हम्म। बार तू रेकमेंड हुआ, ठीक है। तो इस हम्म। कॉन्फ्रेंस में क्या क्या हुआ, और ये कैसे डिफरेंट थी तेरी प्रीवियस कॉन्फ्रेंसेस से? अच्छा। तो वैसे तो क्योंकि एसएसबी का जो डिजाइन है वो इतना स्मार्ट है कि प्रेडिक्शन का उतना समझ नहीं आता आजकल, तो बिल्कुल भी समझ नहीं आता। पहले तो कुछ कुछ हम मिथ सुन भी लेते थे कि तुम्हारा ज्यादा देर वेट है तो ऐसा है, ऐसा है, वैसा है। अब तो आई डोंट थिंक कि किसी को इस बारे में सोचना भी चाहिए कि वेट कितना है, और कम वेट है तो रिकमेंडेड हो या ज्यादा वेट है तो रिकमेंडेड हो। आराम से ओपन माइंडेडनेस के साथ अंदर जाना चाहिए। आई थिंक जितनी भी एसएसबी की तैयारी कर रखी थी पहले, पीआईक्यू सीआईक्यू जो भी था, वो सब फोर्थ डे तक उन सारे थॉट्स को छोड़ देना चाहिए कि क्या किया, कैसा हुआ, सब छोड़ देना चाहिए। अपना जो बेसिक इंट्रोस्पेक्शन है कि हाँ मैंने कौन से टास्क को कैसे एग्जीक्यूट किया है, ऑनेस्टी के साथ, उसको रखना चाहिए कि हाँ इसको मैं और थोड़ा अच्छा कर सकता था, उसको और थोड़ा अच्छा कर सकता था। लेकिन अंदर ये रखना चाहिए कि ऑलरेडी इतना अच्छा तो किया ही है, बेस्ट तो दे ही दिया है, अब क्या बचा है देने को। ठीक है, इससे अच्छा कुछ कर नहीं सकते थे। जो 4 दिन हो गए तो हो गए, अब क्या करना है। तो ऐसा ही हुआ इस बार भी, जैसा पिछली बार हुआ था। कुछ वही जनरल क्वेश्चंस ही थे, कुछ खास डिफरेंट क्वेश्चंस नहीं थे इस बार भी। अच्छा। तो रादर पिछली बार ज्यादा क्वेश्चंस थे भोपाल वाले में, अच्छा, इस भोपाल बार कम में। क्वेश्चंस थे। अच्छा। हाँ, तो भोपाल में ज्यादा क्वेश्चंस थे, इस बार कम क्वेश्चंस थे। तो मैं तो बाहर आकर के मुझे कोई कोई आइडिया नहीं था कि मैं रेकमेंड हो रहा हूँ नहीं हो रहा हूँ। बस मेरा जो बिलीव था कि हाँ, जो जो चीजें प्रोसेस मैंने मन में सोच रखा था कि प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना है, दिल से करना है, और सब कुछ अच्छे से प्रोसीजरली करना है, वो किया था। तो बस मुझे लगा कि चलो, अगर होना होगा तो हो जाएगा, और नहीं होना होगा तो वैसे भी तो कॉन्फ्रेंस आउट इतने बार हो ही गए हैं, एक बार और सही, कोई बात नहीं, दोबारा ये इंट्रोस्पेक्शन ये माइंडसेट है हार्डकोर रिपीटर का। एक और बार देख लेंगे भाई, क्या ही दिक्कत है, आने दो। नेक्स्ट अलावा देखेंगे। अच्छा यार, तो ऐसा। बड़ा अच्छा लगा यार तेरी जर्नी जान के, ठीक है। आई होप जो भी हम्म। दोस्त हमारे देख रहे हैं, एसएसबी की तैयारी कर रहे हैं, उनको हेल्प मिले इस वीडियो से। तो कुछ अगर तू बोलना चाहे, अब यू आर अ फ्यूचर ऑफिसर, ठीक है, थैंक यू। तो तेरे अभी वर्ड्स तक तो मायने नहीं। रखते हैं। मैं फ्यूचर ऑफिसर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ, तो मतलब अभी भी एकेडमी देख लेते हैं थोड़ा सा। नहीं, तब भी जो बंदे प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, हाँ। कैंडिडेट्स हाँ। जो, उनके लिए क्या बोलना चाहेगा ओवरऑल, हाँ, मतलब? बिल्कुल। मेरे 9 अटेम्प्ट्स में, और जिन अच्छे अच्छे लोगों को मैंने देखा है, आपको देखा है, और सूर्यकांत जो है वो ऑलरेडी एकेडमी में है, तो इन लोगों से जो जो मैंने सीखा है, और मेरे जो राठौर सर है उनसे जो सीखा है, परसिवरेंस का ना कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। मतलब परसिवरेंस और परसिस्टेंस, मतलब आप भी इतने सारे अटेम्प्ट्स आ गए, तो उसको कभी छोड़ना नहीं चाहिए। कुछ लोग मैं देखता हूँ 3 4 अटेम्प्ट देने के बाद ऐसे डिसहार्टेंड हो जाते हैं, यार समझ नहीं आ रहा है कुछ। तो आई थिंक 2 3 चीजें मन में रखनी चाहिए। पहला है, बी रीजनेबली इंटेलिजेंट, कि अपने प्रॉब्लम्स को जस्टिफाइड तरीके से समझना और पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो राइट एवरीथिंग डाउन जो आपको लगता है कि हाँ ये प्रॉब्लम हो सकती है, ये स्टेप में मैंने कुछ गड़बड़ किया होगा, एंड देन स्टार्ट इट फ्रॉम ग्राउंड अप, और उसको कर लो। तो इस तरह से आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो, रूट कॉज एनालिसिस करो अपना कि क्या है, रूट कॉज क्या है प्रॉब्लम का। सेकंड, कि अगर एक बार रीजनेबल इंटेलिजेंट हो आप और ये कर रहे हो रूट कॉज एनालिसिस, तो उसके बाद फिर ग्रुप अच्छा रखो, अच्छे लोगों के साथ, जिसको सत्संग कहते हैं, कि सत्संग करो, मतलब लोगों के साथ अच्छा अच्छा संग रखो अपना। मैं आपके साथ, और आप तो जानते ही हो हमारा ग्रुप भी रहता है, ये सभी का एसएसबी का कोई ना कोई ग्रुप रहता है। रेकमेंडेड लोगों से जनरली मैंने देखा है कि लोग 2 दिन बात करते हैं, जिस दिन वो रेकमेंड होते हैं फिर उनसे टिप्स ऐसे पूछते हैं कि जैसे कि वो जादुई कोई टिप्स होंगे। और वो ऐसे, मैं भी ऐसे पूछता था। तो लास्ट क्लास में आते आते मैंने रियलाइज किया कि नहीं, उनके साथ रोज रोज डिस्कशंस होने चाहिए। अपने ग्रुप जो है, कोर जो रोज मेहनत करते हैं, स्पेशली जिससे आप एसएसबी में मिल रहे हो, क्योंकि वो जो है वो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि वो स्क्रीनिंग हो रहे हैं और कॉन्फ्रेंस आउट हो रहे हैं, कितने उसमें आगे जाके रिकमेंड होने वाले हैं।
मतलब आगे एक दो अटेम्प्ट में रिकमेंड हो जाएंगे, तो उनको नहीं छोड़ना चाहिए, उनके साथ ग्रुप वो बना करके डिस्कशंस करने चाहिए एवरी डे कि इसको इस तरह से अप्रोच कर सकते हैं, इसको इस तरह से अप्रोच कर सकते हैं, इस तरह से। तो सत्संग दूसरा पॉइंट हो गया, अच्छा ग्रुप बनाओ और उसके साथ लगे रहो। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, परसिस्टेंस, परसिवरेंस, कि यार छोड़ो मत, 9 अटेम्प्ट हो गया, लगे 10 रहो, अटेम्प्ट हो गया जी, लगे रहो। आप लगे तो रहो, जानते हो आने दो। सूर्यकांत भैया के बारे में। हाँ, 10th अटेम्प्ट में उनका इतना अच्छा एग्जाम्पल हम लोग फॉलो करते हैं कि मतलब इट वॉज हिज लास्ट अटेम्प्ट ऑफ हिज लाइफ, और उसमें तो ही गॉट सूर्यकांत को रिकमेंडेड। तो हम बहुत ही क्लोजली देखा है, हम लोग साथ में हाँ, बैठा करते थे रात में। और वो भी बोलता सेम था कि ग्रुप भाई था। लास्ट अटेम्प्ट है, खोने के लिए कुछ हाँ। बचा नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है ना। पाने के लिए तो बहुत कुछ है, करेक्ट हम्म, करेक्ट करेक्ट। तो तो ये यही फॉलो करना चाहिए, और नए वाले बच्चों को जो आ रहे हैं उनको यही करना चाहिए कि जल्दी से जल्दी जितना मन लगा करके ऑनेस्ट, अपने साथ ऑनेस्ट रहेंगे तो फिर ये रहेगा। नहीं तो अपने आप को अगर हम बेवकूफ बनाते रहें कि नहीं नहीं मेरा तो ये ठीक है, मेरे तो मेरे साइकोलॉजी में कोई कोई गड़बड़ी नहीं है, या फिर मैं तो बहुत अच्छा हूँ स्पोकन इंग्लिश में, बट यू आर नॉट एबल टू स्पीक 2 सेंटेंसेस विदाउट स्टॉपिंग, तो ये तो गड़बड़ है। तो इस हिसाब से आपको इंट्रोस्पेक्ट करके सारी चीजें फाइन ट्यून कर लेनी चाहिए, और विथ टाइम यू विल मेक इट। एवरीवन is has the ability to make it through the SSB, I think. थैंक यू सिद्धार्थ भाई, बड़ा मजा आया यार तेरे से बात करके। हम्म, वैसे तो हम लोग बात करते रहते हैं कॉल पे, एसएसबी में भी मैं कॉल कर लेता हूँ, तो बात हमारी कनेक्शन होता रहता है। मैं चाहता था ना कि यार अकेडमी जाने से पहले एक बार ये जो बातें हैं जो हम लोग रोज करते हैं ये बहुत ही हेल्पफुल होती है लोगों के लिए। तो यार राइट अब राइट। ये रिकॉर्डेड है, ठीक है, तो अब इससे अगर लोगों की हेल्प हो रही है तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और मेरे पास बहुत सारे बिल्कुल। मैसेजेस आते हैं कि जैसे मैंने हम्म, बहुत सारे वीडियोस पहले भी बना रखे हैं इंटरेक्शंस के विद रेकमेंडेड कैंडिडेट्स, तो उन लोगों हम्म, को बहुत हेल्प मिली है। और जो हम्म, आज का वीडियो है, आई बिलीव ये भी वैसे ही काम करेगा जैसे मेरे प्रीवियस वीडियोस काम कर रहे हैं। एंड थैंक यू सिद्धार्थ, एंड थैंक ऑल यू द अंकुर बेस्ट फॉर भाई। योर फ्यूचर इन द एकेडमी। अच्छे से थैंक रहो यू थैंक वहां यू। पे ठीक है, बच के रहना सीनियर से। सबका सबका यही कॉमन यही आइडिया है कि इंजर्ड मत हो जाओ, बस किसी तरह बच के रहो। हाँ। बच के रहो, सीनियर से बच के रहो, अपनी हेल्थ को ध्यान में रखो, है ना। बाकी सब तो बिल्कुल ठीक बिल्कुल ही भाई। है ना। हम्म। तो once again, thank you, Siddharth, and thank you all for watching this video. बिल्कुल। I hope you find this video helpful in your journey to become an army officer or officer in the any other branches of the defense forces. And Jai Hind, Vande Mataram. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।